हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ ईजान वर्सेस फीस्ट अक्टूबर का टॉपिक ओमेगा रूलर के ऊपर अपनी स्टोरी लेकर। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है। इसमें टॉप हमेशा की तरह वांग जी है और उसकी एज 30 ईयर्स ओल्ड है। साथ ही वांग जी एक प्रोफेसर है और हमारे विंग का नेबर भी। साथ ही वोटम हमारा विंग है और विंग की एज 18 ईयर्स ओल्ड है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो चलिए, थोड़ा बहुत इंट्रो हो चुका है, बाकी आप स्टोरी में सुन सकते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर है और उनकी क्या क्या भूमिका है। ओके, साथ ही ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चाइना के कैपिटल बीजिंग से, जहां समर वेकेशन के बाद स्कूल कॉलेज ओपन होने वाले थे। साथ ही हमारा मेन लीड भी वुशियान, जो अब हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाने वाला था। साथ ही कॉलेज में नए स्टूडेंट, नए टीचर आने वाले थे। विंग आज काफ़ी हैप्पी लग रहा था। वो अपने ईयर पर हेडफोन लगाकर मस्त गाने सुनते हुए अपने बाइसाइकिल से कॉलेज जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ से हमारा सेकंड मेन लीड लैन वांग जी, वो भी कार में बैठकर कॉलेज जा रहा था। और फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जहां इन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला था, मगर विंग अपनी बाइसाइकिल को साइड करता है और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो धड़ाम से रोड पर गिर जाता है, जिसकी वजह से विंग को थोड़ी बहुत खरोंच वगैरह लग जाती है। साथ ही उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है। वहीं हमारा लैन वांग जी, जो अपनी कार को साइड करता है और अपनी गाड़ी का मिरर नीचे करते हुए विंग को देखता है और विंग को डांटते हुए कहता है, इडियट, तुम्हें हॉर्न नहीं सुनाई दिया? इडियट, बेवकूफ़ आ जाते हैं सुबह सुबह हमारी गाड़ियों के नीचे मरने के लिए। इधर विंग तो हाँ करके वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी ने विंग को ये भी नहीं पूछा कि वो कैसा है, उसे चोट तो नहीं लगी। उल्टा विंग को बेवकूफ़, इडियट कहकर अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। तभी विंग कहता है, हाउ रूड पर्सन, इडियट, मैं इडियट, तू इडियट, तेरा खानदान इडियट, मुझे इडियट और बेवकूफ़ कह रहा है। तू बेवकूफ़, महा बेवकूफ़ पर्सन। ये नहीं कि मुझसे सॉरी कहे, पर नहीं, उल्टा मुझे डांट कर चला गया। ये दोबारा मुझे मिल जाए ना तो मैं इसको बताऊंगा कि उसने किससे पंगा लिया है। उसके बाद विंग जैसे तैसे उठता है और अपने पैर को घसीटते हुए कॉलेज पहुंचता है, जहां विंग के फ्रेंड न्यू सेन, स्याओ शिनचैन और वेनिंग दौड़कर विंग के पास आते हैं और विंग की हालत देख विंग से पूछते हैं, विंग ये सब क्या है, तुम्हारी ये हालत, वो भी कॉलेज के फर्स्ट डे। विंग कहता है, मत पूछ न्यू सेन, एक खड़ूस मक्खी चूस अंकल ने मुझे गिराया और सॉरी भी नहीं कहा। जो सुनकर न्यू सेन कहता है, ओ विंग, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। खैर ये सब छोड़, पहले तू हमारे साथ डॉक्टर के पास चल। विंग कहता है उसके बाद विंग के तीनों फ्रेंड विंग को कॉलेज के मेडिकल रूम में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर विंग को चेकअप करते हुए कहती है, टेंशन मत लो, मामूली चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। विंग डॉक्टर को थैंक यू कहता है और फिर मेडिकल रूम से अपनी क्लास में आता है, जहां हमारे विंग का प्रोफेसर, मेरा मतलब लैन वांग जी, जो कि उस समय क्लास ले रहा था। तभी विंग और विंग के फ्रेंड गेट पर आकर कहते हैं, मैं आई कमिंग सर? जो सुनते ही वांग जी कहता है, कमिंग, बट ये बताओ लेट क्यों हो गए हो? जो सुनकर न्यू सेन कहता है, सर वो हमारे फ्रेंड को चोट लगी थी, इसलिए हम लोग उसे मेडिकल रूम ले गए थे। वांग जी कहता है, ओ वैसे कहाँ है वो? न्यू सेन कहता है, सर वो आ रहा है। वांग जी कहता है, ओके जाओ बैठो, और हाँ, कल से मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं आएगा, समझे? तभी सभी स्टूडेंट कहते हैं, यस सर। उसके बाद वांग जी बोर्ड की तरफ मुंह करके कुछ लिखने लगता है। इधर न्यू सेन, स्याओ शिनचैन, वेनिंग और विंग भी अंदर आकर अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। तभी सभी तो बैठ जाते हैं और जैसे ही विंग अपनी सीट पर बैठने वाला था, तभी हमारा वांग जी पलट जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो शौक। तभी विंग जोर से कहता है, आप? वांग जी भी जोर से कहता है, तुम? ये सुनकर सभी स्टूडेंट विंग और वांग जी को देखने लगते हैं, मगर फिर विंग बैठ जाता है। वहीं वांग जी विंग को टोन कसते हुए कहता है, अगर ध्यान म्यूजिक पर हो तो उसे गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, इसलिए रोड पर चलने से पहले अपनी आँख और कान दोनों खोलकर चलना चाहिए, वरना कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ना स्टूडेंट। तो सभी बच्चे कहते हैं, यस सर। खैर ये सब छोड़ो, और हाँ, आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, तो आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि सभी ये करेंगे। और वांग जी बोर्ड की तरफ इशारा करता है जहाँ लिखा था इंट्रोडक्शन। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपना अपना इंट्रो देने लगते हैं
और जैसे ही विंग का टर्न आता है तभी बेल बज जाती है। वहीं वांग जी बिना विंग के बारे में जाने अपना बुक्स वगैरह उठाता है और बाहर निकल जाता है, जो देखकर हमारे विंग को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई इंसान विंग को भाव ही नहीं दे रहा था। जबकि विंग सभी स्टूडेंट में, इनफैक्ट एजुकेशन में, गेम्स में, सभी चीज़ों में एकदम ब्रिलियंट है। यहाँ तक कि घर हो या फिर मिडिल स्कूल, विंग सब पर रूल करता था। बल्कि आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि विंग को इग्नोर कर सके, और वांग जी सुबह से ही उसे इग्नोर कर रहा था, जो देखकर विंग अपने मन में कहता है, ओह तो ये पर्सन मेरा टीचर है और ये मुझे इग्नोर कर रहा है। एक तो गलती खुद की थी, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। अब देखना सर, मैं आपके साथ क्या करता हूँ। अब आप वो सब करेंगे जो मैं कहूँगा, यह मेरा खुद से वादा है। इतना कहकर वो अपनी बुक्स उठाता है और अब वो अपनी दूसरी क्लास में चला जाता है, जहाँ बैठकर विंग अपने दिमाग में अब वांग जी पर रूल करने के लिए प्लानिंग करता है और सोचता है, ये इतने खड़ूस है लेकिन फिर भी इनकी कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, मुझे उसी कमज़ोरी को ढूंढना है और फिर मैं सर को ब्लैकमेल करूँगा और अपने इशारों पर नचाऊँगा। यही सब सोचते सोचते विंग की वो क्लास भी ओवर होती है और अब विंग वापस अपनी क्लास में आता है, जहाँ न्यूसेन विंग से कहता है, विंग चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग कहता है, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, वैसे भी कॉलेज के एक्साइटमेंट के कारण मैंने आज ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। न्यूसेन कहता है, फिर चलना, वैसे भी आज मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और अब पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। विंग कहता है, ओके ओके, बाकी सब लोग को भी तो बुला ले। न्यूसेन कहता है, अरे यार उनकी क्लास है तो वो दोनों नहीं आ रहे हैं, हमें ही चलना होगा, अब मैं तुझे संभालता हूँ। ये कहकर न्यूसेन विंग का हाथ पकड़ता है और अपने शोल्डर पर रखता है और चलने लगता है, जहाँ रास्ते में फिर से वांग जी विंग को और न्यूसेन से टकरा जाता है। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग ने न्यूसेन के शोल्डर में हाथ डालकर चल रहा है, तो वांग जी फिर से विंग को टोंट कसते हुए कहता है, ये सब क्या है? तुम लोगों ने कॉलेज को पार्क समझा हुआ है, जो ऐसे आराम से एक दूसरे के शोल्डर में हाथ डालकर घूम रहे हो एक दूसरे के शोल्डर में हाथ डालकर घूम रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना। तभी न्यूसेन कहता है, नहीं सर, आप गलत समझ रहे, दरअसल विंग को चोट लगी है ना, तो वो चल नहीं पा रहा है, मैं तो बस उसे सहारा दे रहा था। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओह वैसे तुम दोनों क्लास छोड़कर कहाँ जा रहे हो? न्यूसेन कहता है, नहीं सर, हमारी क्लास नहीं है और हम लोग कॉलेज के कैंटीन में जा रहे हैं। वांग जी कहता है, ओह, और इतना बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी विंग कहता है, अरे इनकी प्रॉब्लम क्या है? तभी न्यूसेन कहता है, किसकी? विंग कहता है, सर की, जो अभी अभी गए हैं। विंग कहता है, ओह। विंग कहता है, हाँ वैसे उनका नाम क्या है? न्यूसेन कहता है, उनका नाम लैन वांग जी है और सुना है वो चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन लैन कुरेन के नेफ्यू है। इनफैक्ट ये कॉलेज भी इन्हीं का है और तो और बहुत सारे मॉल, उनकी बहुत सारी कंपनियां भी है और ये खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तभी विंग कहता है, बिजनेसमैन है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए ना किसी कंपनी को संभाले, टीचर बनने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत थी? जो सुनकर न्यूसेन कहता है, विंग ये कॉलेज उनके बिजनेस का हिस्सा है और वैसे भी बिजनेस संभालने के लिए उनके अंकल और उनका बड़ा भाई भी तो है ना। विंग कहता है, बड़ा भाई? न्यूसेन कहता है, हाँ बड़ा भाई लैन सिचेन, वो भी बिजनेसमैन है। विंग कहता है, लेकिन न्यूसेन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जब इनके गगा और अंकल बिजनेस संभालते हैं तो ये फिर यहाँ क्यों आए, वो भी हमारा टीचर बनकर। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, पता नहीं विंग, हो सकता है ना कि इन्हें बिजनेस पसंद ना हो, इन्हें टीचिंग पसंद हो। विंग कहता है, पर ऐसे कैसे, जब उनके घर में दो मेंबर बिजनेसमैन है तो उन्होंने ही ये टीचर वाली जॉब क्यों चुनी? जो सुनकर न्यूसेन कहता है, मुझे क्या पता होगा। न्यूसेन कहता है, फिर क्यों पता नहीं किया? विंग कहता है, फिर क्यों पता नहीं किया, वैसे भी तुम तो सारी दुनिया की खबर रखते हो। जो सुनते ही न्यूसेन विंग को शॉकिंग नज़रों से देखते हुए पूछता है, विंग क्या हुआ तुझे और ये आज कैसी बात कर रहा है तू मुझसे? जो सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी न्यूसेन, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। न्यूसेन पूछता है, गुस्सा? मगर क्यों? विंग कहता है, पहले चल कुछ खाते हैं तब बताऊंगा, वैसे भी खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता। न्यूसेन फिर शौक, क्योंकि अभी अभी विंग ने कहा कि उसे गुस्सा आ रहा है और अभी अभी कह रहा है कि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, आखिर इसके दिल में क्या है? ये सोचते सोचते न्यूसेन और विंग कैंटीन पहुंच चुके थे, जहां न्यूसेन विंग को बिठा के उसके लिए स्नैक्स वगैरह, जूस वगैरह लेने चला जाता है। इधर विंग चेयर पर बैठकर सोच रहा था, आखिर लैन वांग जी जब बिजनेसमैन है तो उसने बिजनेस को छोड़कर एक मामूली कॉलेज प्रोफेसर की जॉब क्यों ली? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तभी न्यूसेन वहाँ पर स्नैक्स, जूस वगैरह लेकर आ जाता है
उसके बाद वो दोनों अपना जो भी मील था उसे खाते हैं और वापस अपने क्लास में आते हैं। और आज की क्लास ओवर होने के बाद विंग और विंग के फ्रेंड कॉलेज से निकल जाते हैं। अब जैसे ही विंग घर पहुंचता है तभी विंग की मोम कांसा सेरेन विंग पर काफ़ी सारे चोटों के निशान देखकर कहती, ओ माय गॉड विंग, ओ माय गॉड विंग, ये सब क्या है? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, वो सुबह सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। विंग की मोम घबराते हुए कहती है, एक्सीडेंट? विंग कहता है, मॉम। कांसा सेरेन विंग के सर को सहलाते हुए और उसके फोरहेड पर किस करते हुए पूछती, तुम्हें पेन तो नहीं है ना बेटा? विंग कहता है, नहीं मॉम, वैसे भी मैंने मेडिसिन ले ली थी। कांसा सेरेन कहती है, ओके, अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ आते ही वो अपनी बुक साइड रखता है और बेड पर गिर जाता है और फिर एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, आज का दिन बहुत पेनफुल था। मैंने तो सोचा था मैं कॉलेज जाऊंगा, खूब मस्ती करूंगा, मगर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी मुलाकात उस बिना सींग वाले सांड से हो जाएगी। और फिर वो बेड पर बैठते हुए कहता है, वैसे वो अपने आप को समझता क्या है? उसने 2-2 बार नहीं 3-3 बार मुझे टोन मारे और एक भी बार सॉरी नहीं कहा। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? खड़ूस टीचर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वापस से बेड पर गिर जाता है। कुछ देर बाद कांसा सेरेन रूम में आती है, जहां वो देखती है कि विंग तो बिना सूज उतारे ही सो चुका है। उसके बाद उसकी मॉम उसके लिए लाए हुए खाने को साइड रखती है और फिर उसकी सूज वगैरह निकालती है और फिर अपने मन में कहती है, चलो जब उठेगा तब खा लेगा, फिलहाल मैं ये चीज़ें यहीं रख देती हूँ। और ये सब सोचते हुए वो विंग के कमरे से बाहर आ जाती है। अब रात के 9 बज चुके थे। विंग अभी भी अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे घर के बगल वाले घर से म्यूजिक की आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही विंग को लगता है कि ये गाने उसकी मॉम ने बजाए हैं उसको जगाने के लिए। इसलिए विंग नींद में ही कहता है, मॉम प्लीज़ ना, ये गाने बंद कर दो, मुझे अभी सोना है। लेकिन जब विंग की मॉम विंग को जवाब नहीं देती है, तब विंग अपने आंखें खोलकर देखता है कि ना ही उसकी मॉम यहाँ है और ना ही उसके कमरे में गाने बज रहे हैं। फिर ये गाने की आवाज़ वो कहाँ से आ रही है? अब विंग उस गाने की आवाज़ को फॉलो करता है तो उसे वो आवाज़ अपने घर के एक छोटे से रोशनदान से आ रही थी। विंग अपने मन में सोचता है, ये आवाज़ तो वहाँ से आ रही है, इसका मतलब हमारे बगल वाले घर में, लेकिन ये घर तो बंद था ना, फिर कौन यहाँ रहने आया है? विंग वही सब सोचते हुए अब बेड से उठता है और अपनी विंडो की साइड आकर उस दूसरे घर में झांकने लगता है, मगर उस वाले विंडो पर पर्दा था। इस वजह से विंग अंदर नहीं देख पाया कि अंदर कौन है। विंग काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस बेड पर आ जाता है। और अब विंग उस म्यूजिक की वजह से काफ़ी इरिटेट हो गया था, इसलिए वो नीचे आता है और गेट खोलकर बाहर जा ही रहा था कि तभी बीचान से विंग को देख लेता है और विंग को देखते ही पूछता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, डैड मैं बगल वाले नेबर के घर जा रहा हूँ। बीचान से कहता है, क्यों? विंग कहता है, डैड आपको पता है वहाँ जो भी रहने आया है वो बहुत तेज़ म्यूजिक सुन रहा है और उस म्यूजिक की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। वैसे भी मुझे इतनी चोटें लगी हैं, मुझे पेन हो रहा है। और एक हमारा नेबर है जो म्यूजिक सुन रहा है, वो भी ओल्ड सॉन्ग। तभी बीचान से कहता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे बच्चे को परेशानी किस बात से हो रही है? मेरा मतलब हमारे नेबर के म्यूजिक सुनने से या फिर ओल्ड म्यूजिक सुनने से? विंग कहता है, दोनों से डैड। बीचान से कहता है, ओ वैसे विंग अब तुम बताओ, जब रोज़ तुम सुबह शाम शोर करते हो तो बाकियों को कैसा लगता होगा? ठीक ऐसे ही बेटा जैसे तुम्हें लग रहा है इस समय। तभी विंग कहता है, पर डैड मैं तो सुबह और शाम को ही आवाज़ करता हूँ ना कि रात में। बीचान से कहता है, हाँ लेकिन शोर सुबह हो या फिर शोर शराबा सुबह हो या फिर नाइट में, दोनों ही गलत है। इसलिए पहले खुद सुधरो तब बाहर जाकर दूसरों को समझाना। बाकी तो जैसा ये तुम्हारा घर वैसा वो उसका घर उसका होगा जो उसमें रहने आया होगा। होप सो बेटा तुम मेरी बात समझ गए होंगे। विंग कहता है, यस डैड। और विंग वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी बीचान से कहता है, वैसे तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, यस डैड एब्सोल्युटली फाइन। बीचान से कहता है, ओके गुड, पर क्या तुम डिनर नहीं करना चाहते हो? विंग अपने मन में सोचता है, ओ गॉड मैंने तो डिनर ही नहीं किया। उसके बाद विंग अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड मैंने डिनर नहीं किया ना? बीचान से कहता है, ये लो तुम्हारा पेट है, तुम्हारी भूख है
और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैंने डिनर नहीं किया। विंग कहता है वो छोड़ो डैड, मॉम कहाँ है। वी चांद से कहता है तुम्हारी मॉम सो गई। विंग कहता है ओ गॉड, तो क्या अब मुझे ही अपने लिए खाना गर्म करना होगा। वी चांद से कहता है और कौन करेगा। तभी विंग अपने डैड की तरफ देखता है और एक प्यारी सी स्माइल फेस पर लाते हुए कहता है डैड प्लीज़ ना। वी चांद से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी तरफ तो देखना भी मत। तभी विंग इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए कहता है डैड लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तो सोचता था मैं अपने मॉम डैड का इकलौता बच्चा हूँ, वो मुझसे बेहद प्यार करते, मगर आज मैंने देख लिया आप मुझसे प्यार नहीं करते। और तो और आपको तो ये भी चिंता नहीं है कि आपका इकलौता बच्चा बेचारा भूखा है, उसने डिनर नहीं किया। ये तो उसे डिनर ही खिला दे, वो भी गर्मा गर्म। विंग की बात सुनकर वी चांद से कहता हो गया तुम्हारा ड्रामा, या अभी भी बाकी है। और वैसे भी मैंने डिनर गर्म कर दिया है, मैं तुम्हें ही जगाने आ रहा था। ये सुनने के बाद विंग कहता है ओ डैड आप कितने अच्छे हो, प्यारे हो। तभी वी चांद से कहता है बस करो विंग, और ये बताओ यहाँ तो मैं और मॉम तुम्हारे नखरे उठा लेते हैं, मगर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब कौन तुम्हारे नखरे उठाएगा। विंग कहता है डैड मैं शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि विभूषण इस धरती पर आप सब पे रूल करने आया है, ना कि किसी का रूल फॉलो करने। वैसे भी सभी मेरा रूल फॉलो करेंगे, अब वो चाहे आप लोग हो या मेरे फ्रेंड हो या फिर मेरा होने वाला हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसे भी मेरा रूल फॉलो करना ही होगा, उसे ही मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी वी चांद से कहता है और अगर नहीं मानी तो। विंग कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम भी विभूषण है, और कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो आप जानते हैं ना मैं उसका क्या हाल करूँगा, और फिर तो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वी चांद से कहता है हाँ तुम तो कहीं के राजकुमार हो ना, जो सबको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। विंग कहता है डैड वो तो मुझे नहीं पता कि मैं कहीं का राजकुमार हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपने मन का राजकुमार तो हूँ ना, और मेरी आज्ञा का पालन हर उस इंसान को करना होगा जो मुझसे प्यार करता होगा। वी चांद से कहता है हाँ ठीक है, चलो तुम डिनर कर लो और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह मेरी एक मीटिंग है। विंग कहता है जी डैड गुड नाइट। वी चांद से भी गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। इधर अब विंग अपना डिनर वगैरह फिनिश करने के बाद अपने रूम में आता है और वापस बेड पर लेट जाता है, मगर अब विंग को नींद ही नहीं आती, इसलिए वो सोचता है कि चलो वो बुक पढ़ ले। और हाँ गाइस मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि विंग को सभी तरह की बुक पढ़ने का काफ़ी शौक है, चाहे वो कैसी भी बुक हो। ओके तो चलिए आप देखते हैं। जैसे ही विंग अपने बुक सेल पर आता है तो वो एक बुक को निकालता है जिसमें लिखा था किसी से बदला लेने के लिए उसे ब्लैकमेल करो। अब विंग उस बुक का टाइटल पढ़कर कहता है रिवेंज लेने के लिए ब्लैकमेल करो, पर कैसे। और यही सोचते हुए वो उस बुक को लेकर अपने बेड पर बैठ जाता है और बुक को पढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे विंग उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है उसके फेस के एक्सपीरियंस चेंज होते गए। जहाँ एक जगह बुक में लिखा था अगर तुम्हें अपने दुश्मन से बदला लेना है तो उसके इतने करीब जाओ, और जब तुम्हें उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो उसकी पूरी पिक्चर बनाओ और फिर उस पर्सन को ब्लैकमेल करो। देखना फिर वो पर्सन उस पिक्चर को पाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहेगा। विंग कहता है अरे वाह ये आइडिया तो अच्छा है, मगर इस पर काम कैसे करें। तभी उस बुक में काफ़ी सारे आइडिया लिखे हुए थे, जिसमें से एक आइडिया ये भी था कि उस पर्सन की न्यूड पिक्चर लो और उसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दो, या फिर उसके कुछ पिक्चर अपने साथ लो, वो भी इस तरह देखने वालों को ये लगे कि वो पर्सन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, और उन्हीं पिक्चर के जरिए ब्लैकमेल करो। वहीं विंग वो आइडिया पढ़ते पढ़ते इतना खो गया था कि वो सुबह तक बुक ही पढ़ रहा था। और जब विंग की मॉम विंग को जगाने उसके रूम में आती है तब कांसा सेरेन ये देखकर शॉक कि विंग आज खुद से ही जगा हुआ है, जो देखकर कांसा सेरेन विंग को गुड मॉर्निंग कहती है। और जैसे ही विंग के फोरहेड पर किस करने के लिए उसके फेस को अपनी तरफ पलटती है तो उसकी मॉम डर के चिल्लाते हुए कहती है ये क्या हुआ बेटा। विंग कहता वो मॉम पढ़ने की वजह से मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं और मेरी आंखों में भी जलन हो रही है। तभी कांसा सेरेन कहती है तो फिर किसने कहा था तुझे पूरी रात बुक पढ़ने के लिए, जब भी बुक पढ़ने बैठता है तो सब कुछ भूल जाता है। तभी विंग कहता है मॉम मेरी आंखें जल रही है, अब मैं क्या करूँ। कांसा सेरेन कहते हैं ऐसा करो आंखों में आई ड्रॉप डालो और सो जाओ,
जो सुनकर विंग कहता है पर मॉम मेरा कॉलेज और मैं कॉलेज की छुट्टी नहीं करना चाहता। कान से सेरेन कहती है पर बेटा अपने आँखों का हाल तो देखो, तुम इस हालत में कॉलेज कैसे जाओगे। विंग कहता है नहीं मॉम मैं चला जाऊँगा। कान से सेरेन कहती है ओके तो ऐसा करो आँखों को ठंडे पानी से धो लो और हाँ ब्लैक गॉगल्स पहनो ताकि आंखों पर धूप न चुभे। विंग कहता है जी मोम। और अब विंग पहले सावल वगैरह लेता है, उसके बाद अपने लिए ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक गॉगल्स निकालता है, अच्छे से रेडी शेडी होता है और बस में अपने कॉलेज पहुंचता है। वहीं उन कपड़ों में विंग बेहद ही ब्यूटीफुल लग रहा था और ऊपर से विंग की स्माइल हाय, वो तो किसी का भी कलेजा चीर के अपने दिल में जाकर अपना डेरा जमा ले। तभी विंग के सभी फ्रेंड विंग के पास आते हैं और विंग को देखकर कहते वाह विंग आज तो तू पटाखा लग रहा है। विंग कहता है सच्ची। तभी न्यूसन कहता है पटाखा क्या, तू आज बॉम्ब लग रहा है, बॉम्ब जिस पे भी गिरेगा ना वो समझो गया। तभी विंग कहता है बस करो यार, ये क्या है, क्या कहे जा रहे हो, तू पटाखा लग रहा है, तू बॉम्ब लग रहा है। ये सुनकर तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मानो जैसे कि मैं ओमेगा बॉय नहीं बल्कि ओमेगा गर्ल हूँ। तभी न्यूसन कहता है वैसे विंग ये ब्लैक आउटफिट और ये ब्लैक गॉगल्स क्यों। विंग कहता है बस यार रखे हुए थे तो मैंने सोचा पहन लूँ। न्यूसन कहता है ओ वैसे चल क्लास में चलते हैं। विंग कहता है और अब सब लोग क्लासरूम में बैठ जाते हैं और अब जैसा कि कॉलेज में पहला पीरियड लेने वांगजी आता है, तो जैसे ही वांगजी रूम में आता है तो उसे पूरी क्लास में केवल हमारे विंग के गॉगल्स ही दिखते हैं और वांगजी अपने हाथ में रखी बुक को नीचे रखता है और पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। स्टूडेंट भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं और जैसे ही सभी बच्चे चेयर पर बैठ जाते हैं उसके बाद तो वांगजी विंग के पास जाता है और उसको उठाते हुए पूछता है सुनो क्या नाम है तुम्हारा। विंग कहता है जी सर मेरा नाम विभूषण है पर यहाँ सभी मुझे प्यार से विंग कहते हैं। वांगजी कहता ओ तो विंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्लास में ये गॉगल्स क्यों पहने हैं। विंग कहता है यस सर, दरअसल कल पूरी रात पढ़ने की वजह से मेरी आँखों में स्वेलिंग आ गई है। वांगजी को विंग की बात पर यकीन नहीं होता और वो विंग से गॉगल्स उतार कर रखने को कहता है, लेकिन हमारा विंग वांगजी को साफ साफ मना कर देता है कि वो गॉगल्स नहीं उतारेगा। जो सुनकर वांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो विंग को पनिशमेंट के तौर पर क्लास से बाहर खड़े होने को बोल देता है, जो चीज़ न्यूसन को अच्छी नहीं लगती। और वो खड़े होकर वांगजी से कहता है सर जब विंग ने कहा कि उसकी आंखों में स्वेलिंग है तो आप उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। जो सुनकर वांगजी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो न्यूसन को भी बाहर जाने को बोल देता है। तभी अपनी क्लास में वांगजी क्लास में कहता है क्या किसी और को भी लगता है कि मुझे विभूषण की बातों पर विश्वास करना चाहिए। तभी शाओशिन चैन और वेनिंग भी खड़े हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट और भी खड़े होना चाहते थे लेकिन तब तक वांगजी का गुस्सा शाओशिन चैन और वेनिंग पर भी फूट पड़ता है और वो उन्हें भी बाहर जाने को बोल देता है, जिसके कारण जो उठना चाहता था वो अपनी ही जगह बैठ जाता है और ये चारों क्लास से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी बाहर खड़े होकर न्यूसन कहता है विंग ये कैसा इंसान है यार, इसे हमारी बातों पर भरोसा ही नहीं है। विंग कहता है चिंता मत कर न्यूसन, बहुत जल्द ये पर्सन हमारी बातों पर भरोसा भी करेगा और हम पर विश्वास भी। उसके बाद वांगजी क्लास लेना स्टार्ट करता है। इधर अपने चारों फ्रेंड के साथ मिलकर वांगजी पर नज़र रखने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके लिए सभी फ्रेंड विंग का साथ देने के लिए मान जाते हैं। और अब जब उनकी कॉलेज ओवर होता है तब वो लोग घर नहीं जाते बल्कि आज कॉलेज में ही रुककर वांगजी पर नज़र रखते हैं, जहां वो देखते हैं कि कॉलेज ओवर होने के बाद वांगजी एक रेस्टोरेंट जाता है, वहां अपना लंच डिनर वगैरह करता है, साथ ही कुछ देर वहीं बैठकर लैपटॉप पर काम करता है और फिर वहां से निकलकर वांगजी क्लब जाता है और उसका पीछा करते करते हमारा विंग और विंग के फ्रेंड भी उस क्लब में पहुंच जाते हैं, जहां विंग देखता है कि वांगजी वहां अपने दोस्तों से मिलता है और उसके बाद वो वहां ड्रिंक करने लगता है। तभी वहां पर एक ओमेगा गर्ल आती है और वो वांगजी को सेड्यूस करने लगती है, मगर वांगजी उसे अपने से दूर फेंक देता है, जो देखकर विंग कहता है हाउ रूड, मुझे लगा ही था कि ये पर्सन काफ़ी रूड है, देखो ना उस गर्ल को कैसे फेंका। न्यूसन कहता है हाँ विंग वो तो ठीक है, मगर ये देख काफ़ी टाइम हो गया है, तुझे पता है ना मैं ज़्यादा देर बाहर रहूँगा तो मेरे गगा मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब चलते हैं ना यार, वैसे भी बाकी की नज़र हम कल रख लेंगे। विंग कहता है ठीक है न्यूसन और वो चारों वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं।
जहाँ कांसा सेरेन विंग से पूछती है कि वो आज लेट कैसे हो गया। वहीं विंग कहता है मॉम हम सभी ग्रुप स्टडी कर रहे थे। कांसा सेरेन कहती है ओके। वहीं विंग जिसके पास अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए वो अपनी मोम से कहता है कि मोम मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे दोस्तों को मुझसे और मुझे मेरे दोस्तों से काम रहता है, इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए। कांसा सेरेन कहती है ओके बेटा, मैं डैड से कहकर मंगवा दूँगी। विंग हैप्पी होकर अपने मोम को हक करता है, उनकी चिक पर किस करता है और फिर अपने रूम में निकल जाता है, जहाँ जाकर वो शावर वगैरह लेता है और फिर नीचे हॉल में आकर अपना डिनर वगैरह करता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब नेक्स्ट डे संडे था, इसलिए विंग की छुट्टी थी, इसलिए वो आज 11 बजे तक सोया था। और जब वो 11 बजे उठकर फ्रेश वगैरह होकर नीचे हॉल में आता है, तब वो देखता है कि घर पर कोई नहीं था। विंग अपनी मॉम को इधर उधर ढूंढता है, तभी हम कांसा सेरेन को देखते हैं, जो सुबह सुबह अपने पड़ोस में गई थी, क्योंकि कांसा सेरेन को पता चलता है कि उनका नेबर कोई अल्फा बॉय है। इसलिए जब विंग सो रहा था, तब कांसा सेरेन वी चांसे से पूछती है कि क्या आपको पता चला हमारा पड़ोसी कौन है। वी चांस से कहता है हाँ, वो एक 30 साल का अल्फा बॉय है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है और ना ही उसकी मैरिज हुई है। वो जॉब की तलाश में यहाँ आया था। वो एक टीचर है। कांसा सेरेन कहती है ओह, फिर उसका खाना पीना, कुछ लोग बता रहे थे कि वो पर्सन तीनों टाइम का खाना बाहर ही खाता है। कांसा सेरेन कहती है ओह, वैसे आपकी परमिशन हो तो क्या मैं उसको घर का खाना दे दूँ। वो क्या है ना, ज़्यादातर लोग घर का खाना पसंद करते हैं ना, और फिर वो बेचारा तो यहाँ अकेला है, उसके पेरेंट्स भी नहीं है। वी चांस से कहता है ओके ठीक है। और फिर कांसा सेरेन अपने हाथों का कुछ खाना पैक करती है और फिर सामने वाले घर में चली जाती है, जहाँ आज संडे होने की वजह से वांग जी भी घर पर था और अपने लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी डोरबेल रिंग होती है और वांग जी जिस हालत में था, वांग जी अपने मन में कहता है ओ गॉड, इस वक्त कौन है। और हमारा वांग जी जिस हालत में था, उसी हालत में कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वांग जी कांसा सेरेन को देखकर कहता है जी आप कौन। तभी कांसा सेरेन पहले तो वांग जी की हालत देख के हंसने लगती है और फिर वांग जी से कहती है माफ़ करना बेटा, मगर तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम किचन से कुश्ती करके आए हो। वांग जी कहता है जी वो क्या है ना, मैं खाना बना रहा था। तभी कांसा सेरेन कहती है और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, क्यों, सही कहा ना मैंने। वांग जी कहता है जी। कांसा सेरेन कहती है तुम चिंता मत करो, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। वांग जी कहता है जी। कांसा सेरेन कहती है हाँ बेटा, दरअसल मैं तुम्हारी नेबर हूँ और मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलूँ और तुम्हारा हाल चाल पूछूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ अकेले रहते हो और तुम तीनों टाइम का खाना बाहर खाते हो, तो मुझे लगा कि तुम घर के खाने को मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ब्रेकफास्ट लाई हूँ। वांग जी कहता है जी मगर मैं ये खाना नहीं रख सकता। कांसा सेरेन कहते हैं क्यों, और वैसे भी बेटा मैं ये खाना बड़े प्यार से लेकर आई हूँ। वांग जी कहता है जी ठीक है, वैसे आइए ना, अंदर आइए। अब कांसा सेरेन वांग जी के घर में चली जाती है, जहाँ वांग जी का वांग जी का घर देखकर कांसा सेरेन कहती है वाओ, तुमने तो घर को अच्छे से सजाया है। वांग जी कहता है जी मुझे घर में चीज़ें इधर उधर बिखरा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए। वैसे आप बोलिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। कांसा सेरेन कहती है कांसा सेरेन कहती है ओके और बैठ जाती है। उसके बाद वांग जी अपना हुलिया ठीक ठाक करता है और फिर कांसा सेरेन के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, जो वांग जी ने कॉफ़ी मशीन से बनाई थी, क्योंकि वांग जी प्रोफेसर है ना, तो वो भी बुक को रीड करता रहता है और इसीलिए वांग जी को हर 1 घंटे बाद कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वांग जी ने अपने लिए एक कॉफ़ी मशीन लगाई है। तभी वो दोनों बातचीत करते हैं, जहाँ कांसा सेरेन वांग जी से वांग जी का नाम, उसके घर में कौन कौन है, वो क्या करता है और यहाँ अकेले क्यों रहता है, उसने शादी क्यों नहीं की वगैरह वगैरह पूछती है। वहीं वांग जी को भी कांसा सेरेन के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा और फिर उन दोनों को बातें करते करते 11 बज चुके थे, इसलिए कांसा सेरेन टाइम देखती है और कहती है ओह 11 बज गए वांग जी, मेरा बेटा जग गया होगा और अगर उसे घर में मैं ना मिली तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगा, यहाँ तक कि उसकी शैतानी से मेरे बाकी के नेबर भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए अब मैं चलती हूँ। और हाँ, तुम अपने खाने की टेंशन मत लेना, मैं तीनों टाइम का खाना भिजवा दूँगी। जो सुनकर वांग जी कहता है
नहीं आंटी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। कांसा सेरेन कहती है, क्या मैनेज कर लोगे? हाँ, तुमने कभी अपने आप को देखा है? कितने दुबले पतले हो। 4 दिन मेरे हाथ का खाना खाओगे ना, फिर देखना तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। तो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन आप मुझे केवल रात का डिनर भिजवा दीजिए। वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूँ, इसलिए आप केवल मुझे डिनर भिजवा देना। लेकिन हाँ, मैं उससे ऐसे ही नहीं लूँगा, बल्कि आपको महीने में मुझसे पैसे लेने होंगे, तभी मैं लूँगा, वरना नहीं। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती है, ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है ना, मैं शाम का डिनर भिजवा दूँगी। वांग जी कहता है, जी जी आंटी। उसके बाद कांसा सेरेन अपने घर में आती है, जहाँ घुसते ही विंग अपनी मोम को पूछता है, मोम आप कहाँ थे? तभी कांसा सेरेन कहती है, कुछ नहीं, मैं अपने नेबर से मिलने गई थी। विंग पूछता है, किससे? कांसा सेरेन कहती है, अरे वही जो नया आया है। तुम्हें पता है विंग, वो बहुत बड़े घर का बेटा है, मगर उसकी सादगी, वो ज़मीन से जुड़ा पर्सन है। तुम्हें पता है उसके अंदर एटीट्यूड, बड़प्पन, घमंड कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल और साधारण अल्फा हुआ है। विंग कहता है, ओ वैसे मोम, उसका गुणगान हो गया हो तो क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट करवाओगी, या फिर मैं उसी के गुण सुनकर अपना पेट भर लूँ? कांसा सेरेन कहते, ओहो विंग, एक तुम जो बना हुआ ब्रेकफास्ट भी प्लेट पर नहीं निकाल सकता, और एक वो है जो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, जबकि उसे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। यह सुनने के बाद विंग अपने मन में कहता है, ओ गॉड, एक पहले से ही मेरे सर पर बैठा था और दूसरे को मोम बिठा रही है, वो भी सुना सुना के। अब मैं क्या करूँ? तभी विंग अपनी मोम से पूछता है, मोम, क्या आपने डैड से कहा था मोबाइल लाने को, और क्या वो लाए? कांसा सेरेन कहती है, हाँ, वहाँ ड्रॉर में रखा है। ये सुनकर तो विंग बहुत हैप्पी हो जाता है, और वो जल्दी से उस फ़ोन को निकालता है और उसे चालू करके देखता है। उसके बाद तो विंग उसमें सबसे पहले अपनी ढेर सारी फ़ोटो खींचता है, उसके बाद अपनी मोम की भी, और घर में जो भी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी उन सब की भी। यहाँ तक कि जिस प्लेट में वो खाना खा रहा था उस प्लेट की भी फ़ोटो खींचता है, और कहता है, मोम, इसका कैमरा कितना अच्छा है, ये देखिए इसमें फ़ोटो कितनी क्लियर आ रही है। कांसा सेरेन कहती है, हाँ, ये एप्पल का फ़ोन है, इसे संभाल के चलाना, डैड कह रहे थे बहुत ही एक्सपेंसिव है। विंग फ़ोन देकर कहता है, हाँ मोम, वैसे आपका बेटा भी तो एक्सपेंसिव है ना। और फिर विंग अपना ब्रेकफास्ट करता है और अपना मोबाइल लेकर अपनी मोम से कहता है, मोम, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो सीधा घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके जब विंग वापस आता है तो वापस अपने कमरे में जाकर बस अपने मोबाइल में गेम खेलना, दिन भर जो फ़ोटो खींची थी उसे उनको देखना और अपने दोस्तों से वापस कॉल पर बात करना, बस आज के दिन का यही काम था। और अब रात के करीब 9 बजे विंग के डैड आ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि वी चांसे के आते ही कांसा सेरेन वी चांसे को बताती है कि वो वांग जी से मिलकर आई थी और उसे खाना बनाना नहीं आता, तो मैंने उसे कह दिया कि मैं उसका खाना बनाकर भेज दूंगी। लेकिन वो अल्फा बहुत ही स्वाभिमानी है, उसने कहा कि मैं ऐसे ही आपका खाना नहीं ले सकता, बल्कि आप महीने में मुझसे पैसे ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिटी में एक पर्सन का खाने का बिल काफ़ी बैठ जाता है। इसलिए अगर आपको ठीक लगे तो आप तभी मेरे लिए खाना भिजवाना, वरना मैं अपना खुद ही देख लूँगा। इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया है, और आज से मैं शाम को 4 आदमियों का खाना बनाने वाली हूँ। वी चांसे, मैंने ठीक तो किया ना? वी चांसे कहता है, कांसा, ये घर तुम्हारा भी है और तुम कुछ भी कर सकती हो, इसमें मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। कांसा सेरेन कहती है, फिर ठीक है, मैं उसका खाना विंग के हाथों भिजवा देती हूँ और आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं आपका भी खाना लगा देती हूँ। वी चांसे कहता है, ठीक है। उसके बाद कांसा सेरेन विंग को आवाज़ लगाती है। वहीं विंग अपने मोबाइल में जोक पढ़ रहा था और काफ़ी हंस रहा था। तभी कांसा सेरेन पूछती, क्या हुआ बेटा? विंग कहता है, कुछ नहीं मोम, ये देखिए यहाँ कितने अच्छे अच्छे जोक्स आ रहे हैं, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। कांसा सेरेन कहती है, अच्छा क्या लिखा है, ज़रा मुझे भी तो सुनाओ। तभी विंग कहता है, सुनो मोम, तो ना गैस पर कढ़ाई और कुकर रखे हुए थे। तभी कुकर कढ़ाई से कहता है, कढ़ाई कढ़ाई तेरा पेट कितना बड़ा है? तभी कढ़ाई उसको जवाब देता है कि जब मेरा पेट बड़ा है तभी तो तू मुझे देखकर सीटी मारता है। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती, ये कितना बकवास जोक था। तभी विंग कहता है, मोम मोम एक और सुनिए, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। तभी कांसा सेरेन कहती, आगे? विंग कहता है, आगे क्या? वो नीचे उतर गई। जो सुनकर कांसा सेरेन मुस्कुराकर कहती है, बस बस बहुत है, बहुत हो गया, अब ये टिफ़िन ले और जो हमारा नया नेबर है ना उसे ये दे के आ। विंग शॉक होकर कहता है, क्या?
मॉम आप उसे खाना क्यों भिजवा रहे हैं? क्या उसको खाना बनाना नहीं आता? कांसा सेरेन कहती है। नहीं बेटा, मैंने सुबह ही तो तुम्हें बताया था ना कि उसे खाना बनाना नहीं आता और वो तीनों टाइम का खाना बाहर खाता है, इसलिए आज से मैं उसके लिए खाना बनाने वाली हूँ। तभी विंग कहता है, मॉम आपको पता है ना बाहर कितनी महंगाई है? कांसा सेरेन कहती है, ऐसे नहीं बोलते बेटा, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तभी विंग कहता है, मॉम ऐसा ना हो कि आपके पुण्य के चक्कर में हम लोग रोड पर आ जाए। तभी कांसा सेरेन कहती है, चुप कर बदमाश, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये ले खाना ले और उसे खिलाकर ही आना, समझे? विंग कहता है, ओके मॉम। उसके बाद विंग वो टिफ़िन लेता है और अपने नेबर के घर के बाहर आ जाता है, जहाँ वो डोर बेल बजाता है और बाहर ही खड़े होकर डोर खुलने का इंतज़ार करने लगता है। तभी फिर से एक जोक विंग पढ़ते हुए हंसने लगता है और तभी वांग जी डोर खोलकर उसे देखता है और शौक होकर कहता है, तुम? अब विंग वांग जी की तरफ देखता है और शौक होकर कहता है, आप? तभी वांग जी कहता है, और ये क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग का मोबाइल लेकर जोक पढ़ते हुए कहता है, ओ तो पूरी रात ये पढ़ाई होती है और सुबह गॉगल्स लगाकर कॉलेज पहुंचते हो। सेम ऑन यू विभूषण, शेम ऑन यू। और ऊपर से झूठ भी बोलते हो कि मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था। ये पढ़ाई करते हो तुम ये? और फ़ोन को विंग के हाथ में रख देता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग टिफ़िन आगे करके कहता है, ये मॉम ने भिजवाया, और हाँ, अगर मुझे पता होता कि आप हमारे नेबर हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि सर मैं आपकी शक्ल देखकर कॉलेज में ही पक जाता हूँ और मेरी फूटी किस्मत, अब आपकी शक्ल हमेशा देखना होगा। वैसे सर वो कौन सा दिन था जिस दिन आप मुझसे टकराए? वांग जी बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्यों, क्या करना है? विंग गुस्से में कहता है, उस दिन को, उस तारीख को अपनी लाइफ से डिलीट करना है। ये कहकर वो टिफ़िन हाथ में पकड़वाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर वांग जी जैसे ही डोर बंद करने वाला था तभी विंग डोर पर अपना पैर लगा देता है। वांग जी वापस से गेट खोलता है। इधर विंग गुस्से में कहता है, और हाँ सर, मॉम ने कहा है कि अच्छे से खाना खाना और टिफ़िन अच्छे से धोकर देना, और ये मैंने कहा है। इतना कहकर विंग वहाँ से भाग जाता है। इधर वांग जी थोड़ी देर तो डोर को खुला ही रखता है और फिर डोर को बंद करते हुए कहता है, ये मेरा नेवर है। मॉम डैड तो अच्छे हैं मगर ये बहुत शैतान है। ठीक ही कहा था आंटी ने कि उनका बेटा बहुत शैतान है। इधर विंग गुस्से में तिल मिलाते हुए घर पहुंचता है, जिसे देखकर कांसा सेरेन विंग से कहती है, विंग आओ तुम भी डिनर कर लो। विंग गुस्से में कहता है, मुझे नहीं खाना, और हाँ, कल से आप ही डिनर देने जाना। इतना कहकर वो कमरे में भाग जाता है, जो देखकर बीचांद से और कांसा सेरेन शौक के अचानक विंग का मूड इतना ख़राब क्यों हुआ। वो दोनों अपना डिनर छोड़कर विंग के पास आते हैं, जहाँ विंग ने 1 मिनट में अपने कमरे की हालत ख़राब कर दी थी। उसने गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंक दिया था। तभी उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं, विंग क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हमारे नेवर ने कुछ कहा? विंग मुंह फुलाकर बैठा था और मुंह फुलाते हुए ही कहता है, हाँ उसने मुझे डांटा। विचांद से कहता है, क्या डांटा, मगर क्यों? तभी विंग कहता है, मॉम डैड आपको पता है वो नेवर कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोफेसर है और उसने मुझे डांटा। विचांद से पूछता है, क्यों? तभी विंग कहता है, वो डैड मैं मोबाइल पर जोक पढ़ रहा था और हंस रहा था, तभी उन्होंने गेट खोला और देख लिया कि मैं जोक पढ़ रहा था और उन्होंने मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया। मॉम आपको पता है ना, कल पूरी रात पढ़ने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी, तो कल मैं गॉगल्स लगाकर कॉलेज गया था और फिर वहाँ उन्होंने मुझे गॉगल्स लगाने का कारण पूछा, तो मैंने बता दिया कि मैंने रात भर पढ़ाई कर रहा था। और अभी जब मैं उन्हें डिनर देने गया ना, तब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये हो रहा है तुम्हारी पढ़ाई, और फिर कल कॉलेज में गॉगल्स लगा कर आओगे और झूठ बोलोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा था। तभी विचांद से कहता है, ओह तो ये बात है। वैसे भी तुमने उनके सामने मोबाइल ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी उन्होंने सही तो कहा। मुझे एक बात बताओ, जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया है तब से तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, और जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं था तब तुम कितने घंटे पढ़ते थे? अब विंग सोचने लगता है। तभी विचांद से कहता है, बेटा मैं जानता हूँ कल तुमने झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन आज ये मोबाइल अपने प्रोफेसर के सामने ले जाने के बाद तुमने खुद को झूठा साबित कर दिया ना। इसलिए बेटा कोई भी काम करो तो मन लगा कर करना चाहिए। मैं तुम्हें फ़ोन चलाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ना ही तुम्हारा प्रोफेसर करेगा, अगर तुम मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे तो। और वैसे भी जो तुम्हारे प्रोफेसर ने देखा उसके ऊपर अगर उन्होंने कुछ बोला हो तो गलत नहीं बोला बेटा, क्योंकि इस समय ज़्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। विंग कहता है, इसका मतलब गलती मेरी थी? विचांद से कहता है, हाँ बेटा, अब गुस्सा छोड़ो और चलो डिनर कर लो।
विंग कहता है ओके डैड, आई एम सॉरी डैड। वी चांद से कहता है कोई नहीं, चलो अब और कुछ देर बाद तीनों अपना डिनर फिनिश करते हैं। और अब विंग अपने मॉम डैड को गुड नाइट कहता है और अपने कमरे में आकर अपने डैड की बात को याद करते हुए कहता है क्या मुझे उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। तभी विंग कहता है नहीं, मैं उन्हें सॉरी नहीं बोलूँगा, वो भी तो इतनी सारी गलती करते हैं, क्या उन्होंने एक बार भी सॉरी बोला? नहीं बोला, फिर मैं क्यों सॉरी बोलूँ? वैसे भी अगर मैं उनको सॉरी कहूँगा तो उन्हें लगेगा कि मैं झूठा था, इसलिए मैं उनके सामने झुक गया, मगर मैं उनके सामने नहीं झुकूँगा बल्कि उनको अपने सामने झुकाऊँगा। वैसे भी मुझे उन पर रूल करना है, ना कि उनको मुझ पर। यही सोचते सोचते विंग सो जाता है। और अब नेक्स्ट डे विंग कॉलेज पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से वांग जी से होती है। और इस बार विंग वांग जी को ना तो गुड मॉर्निंग बोलता है और ना ही कल के बिहेव के लिए सॉरी। वो वांग जी को इग्नोर करके सीधा क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है वी वुशियान, क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि अपने प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग कहे? तभी विंग पलटता है और इस बार वांग जी को बराबर जवाब देते हुए कहता है नहीं सर, मेरे अंदर मैनर्स है, लेकिन मैं ये सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं गुड मॉर्निंग किसे कहूँ। तभी वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है मेरा मतलब, मैं इसलिए कंफ्यूज था कि मैं किसे अपने मैनर से दिखाऊँ, अपने प्रोफेसर को जो मुझे पसंद नहीं करते या फिर अपने नेबर को जिसे मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने दोनों को ही अपने मैनर्स नहीं दिखाए। सर बाय द वे सर, क्या आप आज भी मुझे टोंट कसने वाले हो या फिर मुझे क्लास से बाहर करने वाले हो? वो क्या है ना सर, वो क्या है ना सर कि मेरी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी उस रिस्पेक्ट को सबके सामने डिसरिस्पेक्ट में बदले। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया, क्योंकि अगर ऐसी वैसी कुछ बात है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। ये सुनते ही वांग जी को तो काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग वांग जी को जानते देखता है और मन में कहता है वाओ विंग, आज तो तूने कमाल ही कर दिया, ऐसे ही सर को जवाब देता रहे वरना वो तेरे सर पर बैठकर ही नाचेंगे। अब विंग अपनी क्लास में आता है, जहां वांग जी क्लास लेते हुए आज केवल विंग को ही देख रहा था, वहीं विंग भी आज बराबर वांग जी को घूरे ही जा रहा था। और अब जब वो लोग कैंटीन में आते हैं तब विंग कैंटीन में बैठे बैठे सोच रहा था कि केवल घूरने से काम नहीं बनेगा, उसे कुछ और भी करना चाहिए ताकि प्रोफेसर की जुबान मेरे सामने हमेशा बंद रहे, वरना वो कब पलटवार कर दे मुझे ये पता ही नहीं चलेगा। पर ऐसा मैं क्या करूँ? तभी न्यूसन विंग से पूछता है क्या हुआ विंग, क्या तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं न्यूसन। तभी न्यूसन कहता है विंग तुझे पता है कल मैंने मोबाइल में एक चीज़ देखी। विंग पूछता है क्या? न्यूसन कहता है चल मेरे साथ। विंग पूछता है कहाँ? न्यूसन कहता है अरे यार चल तो सही। और वो विंग को साइड में ले जाता है और विंग को पोर्न वीडियो दिखाने लगता है। तभी विंग कहता है छी न्यूसन ये क्या है? न्यूसन कहता है अरे यार मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था जब मैंने पहली बार देखा, लेकिन जब देखना स्टार्ट किया तो सच मानो यार मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा क्या, मैं तुझे भी लिंक भेज देता हूँ, तो घर जाकर आराम से देखना। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं देखना। न्यूसन कहता है अरे यार देख लेना, क्या पता तेरे मतलब का कुछ हो। विंग कहता है मेरा मतलब का क्या ही होगा। तभी न्यूसन कहता है अरे यार वैसे ये देखने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बना लूँ, फिर मैं भी उसके साथ ये सभी थिंग्स करूँगा। विंग कहता है अरे यार ये तू क्या बकवास कर रहा है, छोड़ इसे और चल यहाँ से। उसके बाद वो फिर से अपनी क्लास लेते हैं और अब जब उनका कॉलेज ओवर हो जाता है तब वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ भी आते ही पहले तो फ्रेश वगैरह होता है और अब कुछ खा पी के अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। कांसा सरेन कहती है ओके बेटा। उसके बाद विंग अपने कमरे में आ जाता है और पढ़ने लगता है, जहाँ जो चीज़ उसे समझ नहीं आ रही थी वो अपने हेडफोन को मोबाइल से कनेक्ट करता है और क्वेश्चन के अंदर आंसर ढूंढने लगता है। अब करीब 2 घंटे पढ़ने के बाद विंग थक जाता है और वापस से नीचे आता है और अब वो डिनर वगैरह करता है और फिर अपने कमरे में सोने चला जाता है। वहीं आज वांग जी को डिनर देने उसके फादर गए थे। वांग जी के साथ बात करके वी चांसे को भी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वी चांसे अपने घर आता है और अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। वही वी चांसे कांसा सरेन से पूछता है कि क्या विंग ने डिनर कर लिया? कांसा सरेन कहती है हाँ, और अब वो सोने चला गया है। वी चांसे कहता है चलो ठीक है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं, जो अपने कमरे में आकर न्यूसेन ने उसे जो दिखाया था उसी के बारे में सोचते हुए वो भी उस लिंक को ओपन कर देता है और अब उसमें
वैसी काफ़ी सारी वीडियो आ जाती है जिसमें से विंग एक को ओपन करता है तो वो वीडियो मूवी टाइप में बनी थी, जहां उसमें एक ओमेगा गर्ल अपने हस्बैंड से नाराज़ थी और उसका हस्बैंड उससे रूडली बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो गर्ल अपने हस्बैंड को किस करती है तो उसका हस्बैंड, जो अभी तक बहुत ही रूड और एरोगेंट बना हुआ था, उस किस के बाद वो तो अपनी वाइफ का दीवाना ही बन जाता है। और अब वो उसके साथ में सभी बैड थिंग करने के लिए उसके सारे नखरे उठाने लगता है। उसके बाद वो गर्ल भी मान जाती है और उसके साथ फिजिकल होने लगती है। वहीं ये सब देखकर विंग के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो सोचता है अगर मैं भी प्रोफेसर को किस कर दूँ तो, और उसकी एक फ़ोटो खींच दूँ तो फिर मैं उस फ़ोटो के ज़रिए लैन वांगजी को ब्लैकमेल कर सकता हूँ और उससे अपने सारे काम भी निकलवा सकता हूँ। यही सोचते हुए विंग अब सो जाता है और अब नेक्स्ट डे फिर से वो अपनी क्लास अटेंड करता है और शाम को वापस से वांगजी का पीछा करता है। जहाँ उसे पता था कि वांगजी अब सीधा क्लब जाएगा, इसलिए विंग भी उसके पीछे जाता है और उसी लड़की से मिलता है जिसे वांगजी ने धक्का मारा था। विंग उससे मिलता है और पूछता है क्या वांगजी यहाँ रोज़ आता है? वो कहती है हाँ। विंग पूछता है क्या वांगजी को कोई पसंद है? ओमेगा गर्ल कहती है हाँ, वांगजी को ओमेगा बॉय पसंद है। विंग कहता है ओ, वैसे क्या आप मुझे ये बता सकती है अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ओमेगा गर्ल कहती है ब्रो, अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड करनी है तो हम 2 ही तरीक़ों से कर सकते हैं। विंग पूछता है कैसे? वो लड़की कहती है अगर वो पर्सन हमसे प्यार करता होगा लेकिन हमारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहता तो उसे खूब ड्रिंक करवाओ। अगर उससे बात ना बने तो उसे ड्रग्स दे दो, वो 100% तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करेगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि उससे कुछ याद भी नहीं रहेगा। विंग कहता ओह, वैसे ये ड्रग्स कहाँ मिलता है और कितने का? वो गर्ल्स कहती है ये ड्रग्स तुम्हें यहाँ मिल जाएगा लेकिन उसके लिए तुम्हें 500 युआन पे करने पड़ेंगे। विंग कहता है 500 ना? वो गर्ल कहती है हाँ। विंग अपने पॉकेट से 500 युआन निकालता है और उस गर्ल से कहता है ये ड्रग्स मुझे कहाँ मिलेगा? वो गर्ल विंग से वो पैसे लेती है और अपने पर्स से वो मेडिसिन निकालती है। उसके बाद विंग को देते हुए कहती है ये लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। विंग उस ओमेगा गर्ल को थैंक यू कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हम विंग को देखते हैं जो उस मेडिसिन को लेकर घर तो पहुँच चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो वांगजी को वो मेडिसिन कब और कैसे खिलाएगा, क्योंकि क्लब विंग जाता नहीं। कॉलेज में वो वांगजी को खिला नहीं सकता था क्योंकि कॉलेज में काफ़ी भीड़ होती है ना, और अब घर पर वो खिला देगा मगर फ़ोटो खींचने तक वो वहाँ रुक नहीं सकता। अब विंग के माइंड में यही चल रहा था कि वो कब और कैसे वो मेडिसिन वांगजी को खिलाए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। इधर विंग के एग्ज़ाम आ गए थे, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग के डैड के बचपन के दोस्त जियान फेमिया, जिनके 2 बच्चे थे। बड़ी यांगली जो 25 साल की थी, वही उनका बेटा अल्फ़ा बेटा जो कि 23 साल का था। एक हट्टा कट्टा नौजवान और बेहद हैंडसम था। जियान फेमियान की खुद की एक कंपनी थी जिसे वो ऑन करता था। तो जियान फेमियान की बेटी यांगली यानी जियान यांगली की मैरिज होने वाली थी जिन गोंगशा के बेटे जिन जुशियान से। जिन जुशियान एक बिजनेसमैन था, इसलिए जियान फेमियान ने अपनी बेटी की शादी में वी चांस से कांसा सेरेन और ख़ास तौर पर विंग को बुलाया था, क्योंकि जियान फेमियान चाहते थे कि उनकी और वी चांसे की दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाए, क्योंकि जियान फेमियान जानता था कि उनके बेटे को ओमेगा बॉय में इंटरेस्ट है। इसलिए उन्होंने विंग को भी बुलाया था ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को देख ले और दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर ले, और उसके बाद वो उनके पेरेंट्स उन दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन विंग के एग्ज़ाम थे इसलिए विंग नहीं जा सकता था। और दोस्त इसी विषय में वी चांसे और कांसा सेरेन की बात चल रही थी कि जियान फेमियन ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, लेकिन अब लगता है कि हम में से कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो विंग के एग्ज़ाम है, ऊपर से तुम्हें विंग के साथ रुकना पड़ेगा, फिर मैं अकेले जाकर क्या ही करूँगा। तभी कांसा सेरेन कहती है मगर ऐसे में तो आपके दोस्त बुरा मान जाएंगे, वैसे भी आप जाओगे तो कम से कम उन्हें समझा पाओगे। तभी विंग नीचे आता है और अपने मॉम डैड को परेशान देखकर पूछता है मॉम क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रहे हो। तभी वी चांद से कहता है अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी विंग कहता है डैड झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं मगर सुना, मॉम आपसे कह रही थी कि आप जाइए, कम से कम आप समझा तो पाएंगे, कहाँ जाने की बात चल रही है डैड। तभी कांसा सेरेन कहती है विंग वो क्या है ना, तुम्हारे डैड के जो बेस्ट फ्रेंड है ना
जियान फिमियान। विंग कहता है हाँ। तो कांसेसरेन कहती है दरअसल उनकी बेटी की शादी है और उन्होंने हमारे पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, ख़ास तौर पर तुम्हें, लेकिन अब तुम्हारे एग्ज़ाम है तो ना ही तुम जा सकते हो और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे भी यहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए डैड भी मना कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बिना अकेले मैरिज अटेंड नहीं करना चाहते हैं। बस इसीलिए हम दोनों बात कर रहे थे कि अब क्या करें। जो सुनकर विंग कहता है मॉम आप लोग दोनों ही जाइए, और हाँ 1 या 2 दिन की बात है ना, तो मैं खुद का ध्यान रख लूँगा और वैसे भी आप नहीं होंगे तो मैं न्यूसन को बुला लूँगा। इसलिए आप दोनों जाइए, मैरिज अटेंड कीजिए, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा तो आंट यू और अंकल को बुरा लगेगा। इसलिए आप दोनों जाइए, अच्छे से मैरिज को एंजॉय कीजिए और जल्दी से वापस आ जाइए। कांसेसरेन कहती है पर बेटा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तभी विंग कहता है ओहो मोम, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ, और रहा बाकी चीज़ों का तो मुझे सब कुछ आता है। वो तो मैं आप लोगों के रहते ही आलसी हो जाता हूँ, वरना मुझे सब कुछ आता है। वैसे ये बताइए कब जाना है आपको? कांसेसरेन कहती है वो लोग संगाई में रहते हैं तो हमें कल सुबह जाना होगा, क्योंकि परसों शादी है, विदाई है, सब कुछ है। विंग कहता है ओके, तो आप लोग कल सुबह रेडी रहना। ओके मैं चलता हूँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैड। कांसेसरेन और वी चांद से दोनों ही विंग को गुड नाइट कहते हैं। उसके बाद वो दोनों भी अपने रूम में आते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी उठ जाते हैं। जहाँ विंग के मॉम डैड दोनों रेडी थे, वहीं विंग भी अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी था। तभी कांसेसरेन कहती है विंग मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का लंच भी बना दिया है, तुम कॉलेज से सीधे घर आना और घर पर ही रहना, इधर उधर मत जाना, और कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे हमें कॉल करना, और हाँ हम कॉल करेंगे तो उठा लेना, ठीक है? विंग कहता है ठीक है मॉम, अभी आप लोग जाइए, वैसे भी आपकी फ़्लाइट 9 बजे है ना। कांसेसरेन कहती है ओके बेटा, और हाँ न्यूसन को अपने पास बुला लेना या फिर तुम खुद उसके पास चले जाना। विंग कहता है ओके बस कीजिए मॉम, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, आप जाइए इंजॉय कीजिए और जल्दी वापस आइए। कांसेसरेन कहती है ओके बेटा अपना ध्यान रखना और घर का भी। विंग कहता है मॉम बस कीजिए और मुझे भी कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है। कांसेसरेन कहती है ओके ओके बेटा बाय, और विंग के फोरहेड पर किस करती है और गाड़ी में बैठकर सीधा एयरपोर्ट निकल जाती है। वहीं विंग भी अपने घर को लॉक करता है और एग्ज़ाम देने चला जाता है। अब हम एग्ज़ाम ओवर होने के बाद देखते हैं, जहाँ विंग वापस अपने घर आता है और वो अपने कमरे में जाता है, पहले फ्रेश वगैरह होता है और वहीं लंच करता है जो उसकी मोम बना के गई थी। और अब विंग वापस कमरे में जाता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है, जहाँ उसे पढ़ते पढ़ते शाम हो गई थी और अब उसे अपने लिए डिनर बनाना था। इसलिए वो नीचे आता है और अपने लिए डिनर की तैयारी करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो उस खड़ूस प्रोफेसर के लिए भी डिनर प्रिपेयर करना है। इसलिए वो सोचता है क्या मैं उसके खाने में मिर्ची डाल दूँ? कैसा रहेगा जब उसके आँख नाक कान चारों तरफ से धुआं निकलेगा, इधर निकलेगा। फिर कहता है अरे नहीं, बेचारे को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। फिर उसे वही मेडिसिन की याद आती है और वो अपने मन में कहता है हाँ वही मेडिसिन उसे खाने में मिला के खिला देता हूँ और उसके साथ 2-3 किसिंग वाली फ़ोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करूँगा। यही सोचते हुए वो दोनों के लिए खाना बनाता है और फिर अपना खाना भी साथ में पैक करता है और वांग जी के गेट पर आता है, जहाँ वो डोरबेल रिंग करता है और वांग जी के गेट खोलते ही खाने को आगे करते हुए कहता है खाना। वांग जी करता है और उस खाने को पकड़ने लगता है। तभी विंग हाथ पीछे करते हुए कहता है आज हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। वांग जी पूछता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है और मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। और ये कहते हुए वो वांग जी को साइड करता है और फिर सीधा अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो डोर को बंद करता है और अंदर आ जाता है, जहां विंग डिनर टेबल पर बैठकर उस बाउल्स को वांग जी के सामने रख देता है और कहता है लीजिए आज खाना ने बनाया है। तभी वांग जी भी बैठते हुए पूछता है क्या खाना खाने लायक है? विंग कहता है मुझे क्या पता, टेस्ट करके देख लीजिए। और विंग अपना डिनर करने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी भी डिनर करने लगता है और फिर दोनों ही अपना मील एंजॉय कर रहे थे, वो भी साइलेंटली। मगर हमारा विंग बीच बीच में वांग जी को देख रहा था और फिर जब उनका मील कंप्लीट हो जाता है तब विंग पहले तो डिशेस साफ़ करता है और फिर वांग जी से पूछता है वाओ वैसे आपका घर काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वांग जी कहता है मुझे अपने घर में गंदगी पसंद नहीं है, वैसे तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकते हो। विंग कहता है अरे वाह, क्या आप अपने नेबर को ऐसे ही भगाते हो? वांग जी कहता है मैं भगा नहीं रहा, वो क्या है ना तुम्हारा इतनी रात को मेरे घर पर रुकना सही नहीं होगा। विंग पूछता है क्यों?
क्या आप मुझे खा जाओगे? वांग जी भी अब विंग को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहता है, हाँ शायद, वैसे भी मत भूलो तुम एक ओमेगा बॉय हो। विंग कहता है, ओह प्लीज़ सर, अपने दिमाग में इस तरह के ख्याल भी मत लाना कि आप मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा कर सकते हो। वैसे भी आपको नहीं पता कि मैं क्या चीज़ हूँ। वांग जी कहता है, वो तो मैं हर समय देखते ही रहता हूँ। बाय द वे अंकल और आंटी कहाँ गए हैं? विंग कहता है, क्यों, आपको क्यों जानना है? वांग जी कहता है, नहीं वो क्या है ना, मैं सोच रहा था कि कहीं उन्हें वहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि फिर मुझे तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना पड़ेगा ना। विंग कहता है, क्या आपको मेरा बना हुआ खाना बेस्वाद लगा? और तभी हम देखते हैं वांग जी को चक्कर आने लगते हैं। विंग ये देखकर हैप्पी होता है, मगर फिर एक्टिंग करते हुए कहता है, सर क्या हुआ आपको? आर यू ऑल राइट? वांग जी कहता है, हाँ लगता है मुझे सोना चाहिए। विंग कहता है, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, चलिए ना इस टीवी पर मूवी देखते हैं। वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हारे घर में टीवी नहीं है? विंग कहता है मगर इतना बड़ा नहीं है ना, इतना बड़ा नहीं है ना। और फिर विंग रिमोट उठाते हुए कहता है, अच्छा बताइए आपको किस तरह की मूवी पसंद है, हॉरर, थ्रिल, एक्शन या फिर रोमांटिक? वांग जी कहता है, कोई नहीं, मैं केवल न्यूज़ देखता हूँ। विंग फिर से शॉक होकर कहता है, क्या आप इतनी बड़ी टीवी पर केवल न्यूज़ देखते हैं? तभी मैं सोचूं ये पर्सन इतना खड़ूस क्यों है, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा यही दिखाया जाता है ना कि आज इस नेता ने ये कर दिया, आज उस नेता ने वो कर दिया, वहाँ इतने लोग मर गए, बाढ़ आ गई, और फिर पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। अरे सर, कभी कभी रोमांटिक मूवी देख लेना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ प्यार से कैसे रहा जाता है। कम से कम आपके अंदर थोड़ा बहुत अपनापन तो आएगा, वरना हमेशा रूट बनकर ही घूमते रहते हो। और ये बोलते बोलते विंग रोमांटिक मूवी लगा देता है और वांग जी को लेकर काउच पर बैठ जाता है, जहाँ कुछ देर तो वांग जी मूवी देखता है और फिर उसे और ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर विंग हैप्पी होता है। और अब विंग वांग जी को सीधा लेटाता है और विंग वांग जी के साथ फ़ोटो खींचने लगता है। तभी वांग जी अचानक अपनी आंखें खोलता है और विंग का हाथ पकड़ के कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जो देखते ही विंग घबरा जाता है और कहता है, कुछ नहीं। तभी वांग जी विंग के हाथ में मोबाइल देखता है और कहता है, ओह तो तुम ये सब कर रहे हो थे, तो चलो अब सब तुम ही मेरे अब जब तुम ही मेरे करीब आ रहे हो तो हम और करीब आ जाते हैं। और वो ये कहते कहते विंग को पकड़ता है और उसे काउच पर ही पुश करता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वहीं विंग के हाथों से उसका फ़ोन छूट जाता है। इधर वांग जी विंग को हॉट पैशनेट डीप किस करने लगता है। वहीं विंग वांग जी को अपने से दूर कर रहा था, लेकिन हमारा विंग वांग जी का मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को किस करते करते उसके नेक पर आता है और विंग को मार करके उसके पूरे शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। साथ ही विंग के ब्रेस्ट को लिक सक बाइट करता है और उसके पूरे बदन से खेलता है, उन पर लिक सक बाइट करता है और फिर विंग की पैंट भी उतार देता है। साथ ही अपने कपड़ों को भी रिमूव करता है और विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग के अंदर इंटर होता है, विंग की तो चीखें ही निकल जाती हैं। विंग की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और वो वांग जी को गाली देने लगता है। मगर वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से गाली सुनता है, वांग जी उतनी ही तेज़ धक्का मारता है जिस वजह से विंग चिल्लाता है। और अब पूरी रात विंग के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और सुबह के 4 बजे जाकर वो आवाज़ें कम हुई। अब करीब 8 बजे जब वांग जी होश में आता है तो वो अपने घर की हालत देख शौक, वहीं वो अपनी साइड में देखता है जहाँ विंग पूरी तरह निकेट था, उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। साथ ही उसके बैक पर वांग जी के दांतों के निशान, उसके हिकिस देखते ही वांग जी घबरा जाता है और वो विंग को पलटता है और विंग का फेस देखकर कहता है, विंग। और फिर वांग जी याद करता है, जहां वांग जी को केवल इतना ही याद था कि विंग उसके लिए खाना लेकर आया था। दोनों ने साथ ही खाना खाया था और फिर दोनों मूवी देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ और विंग इस हालत में साथ ही खुद को भी देखता है, जहां वांग जी भी पूरी तरह निकिट था। इसलिए वांग जी पहले तो अपना बॉक्सर ढूंढता है और उसे पहनने के बाद विंग के ऊपर अपने शर्ट को डालता है और उसे काउच पर लेटाता है। साथ ही विंग के कपड़ों को भी पहनाता है और फिर विंग को जगाता है, जहां विंग की हालत काफ़ी ख़राब थी। और अब विंग अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, सर ये आपने क्या किया सर, ये आपने क्या किया? और ये कहते कहते वो बेहोश। दूसरी तरफ वांग जी काफ़ी घबरा गया था, इसलिए वो अंदर से पानी लाता है। पहले तो विंग के ऊपर पानी की छींटे मारता है, उसका फेस क्लीन करता है, विंग को पानी वगैरह पिलाता है। और अब जब विंग होश में आ गया था, तब वांग जी विंग से पूछता है, विंग कल रात क्या हुआ?
वहीं विंग, जिसके आंखों में आंसू थे, वो वांग जी को देखते हुए कहता है, कल रात क्या हुआ सर, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो सुनिए सर, कल रात आपने अपनी हद पार कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया सर। उसके बाद विंग वहाँ से उठता है और अपना फ़ोन वगैरह उठाता है और लड़खड़ाते ही बाहर की ओर चला जाता है। वहीं पीछे से वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, विंग तुम ठीक नहीं हो, आराम करो। विंग कहता है, नो सर, मैं ठीक हूँ। और वो वहाँ से अपने कमरे में, अपने घर में आकर रोने लगता है और सोचता है, ये क्या हो गया, मैंने तो उन्हें ब्लैकमेल करना चाहा था ताकि मैं उन पर रूल कर सकूं, मगर ये मेरे साथ क्या हो गया। ओह गॉड, अब मैं मॉम डैड को क्या बताऊंगा कि उनके बेटे की इज्जत लुट चुकी है, उनके बेटे के साथ उसी के प्रोफेसर ने ये सब कर दिया, अब मैं क्या करूं। कुछ देर विंग यही सोचता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम था इसलिए वो एग्ज़ाम को स्किप नहीं कर सकता था, इसलिए वो उड़ता है, फ्रेश वगैरह होता है और अपने कॉलेज निकल जाता है। वहीं वांग जी आज कॉलेज में विंग के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद विंग से बात करना चाहता था, मगर विंग वांग जी की किसी भी बात सुने बिना अपने घर आ जाता है और अपने घर में आकर लेट जाता है, जहां आज विंग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वहीं शाम को भी विंग ने कुछ नहीं बनाया, वो बस अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि विंग ने ये सब नहीं चाहा था। वो तो केवल कुछ तस्वीर लेना चाहता था ताकि वो वांग जी को ब्लैकमेल कर सके और उसे अपने इशारों पर नचा सके, मगर विंग ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया था। इधर वांग जी जो कॉलेज से सीधे क्लब गया था अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए, वहीं शुयान शोंगलेन वांग जी को इतना टेंस देखकर वांग जी से पूछते हैं कि वांग जी क्या हुआ, मगर वांग जी अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता और काफ़ी ड्रिंक करने के बाद अपने घर आता है, मगर वो विंग से बात करना चाहता था, इसलिए वो ड्रंक हालत में विंग के घर जाता है और डोरबेल रिंग करता है। वहीं विंग को जब डोरबेल की आवाज़ आती है, इसलिए वो पहले तो सोचता है कि इस वक्त कौन होगा और फिर उसके दिमाग में आता है कि कहीं उसके मॉम डैड तो नहीं आए ना। वो इसी चक्कर में डोर ओपन करता है, तभी वो सामने वांग जी को देखता है और वांग जी को देखकर डोर बंद करने लगता है। तभी वांग जी डोर को रोकते हुए विंग को पुश करता है और अंदर आकर डोर बंद कर देता है, जो देखकर विंग फिर से घबरा जाता है और वो वांग जी से कहता है, देखिए सर, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं चला जाऊंगा, पर प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, प्लीज़ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ सर आप जाइए। ये कहते कहते विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वांग जी विंग के आंसू साफ करते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है मैंने गलती की है और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर विंग शॉक, वो वांग जी को देखते हुए कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपसे शादी, अब जानते हो ना आप मेरे प्रोफेसर हो और फिर मैं आपको ना ही जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ, फिर मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओके, तो तुम मुझे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो ठीक है, फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और अगर इस बीच हमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो हम शादी कर लेंगे। और हाँ, मैं ये प्रोफेसर वाली जॉब छोड़ दूंगा ताकि कोई तुम्हें ये ना कहे कि तुमने अपने प्रोफेसर से शादी की है। ओके। विंग कहता है, पर आप मेरा कहना नहीं मानते हो। वांग जी कहता है, आज से मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, ओके, पर तुम मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, अभी नहीं, पहले मैं आपको देखूंगा। वांग जी कहता है, ओके ठीक है, अब ये बताओ क्या तुमने खाना खाया? विंग, जिसके आंखों में आंसू थे, वो अपना सिर ना में हिलाता है। वांग जी कहता है, ओके, और उसके बाद वांग जी विंग से कहता है, चलो आज हम खाना ऑर्डर करते हैं, ये बताओ तुम क्या खाओगे? विंग कहता है, कुछ भी। वांग जी मजाकिया टोन में कहता है, कुछ भी, मगर ऐसी वैसी कोई डिश नहीं है। जो सुनकर विंग हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं सब चीज़ खा लेता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ वो तो कल मैंने देख लिया। विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, इग्नोर करूँ। उसके बाद वांग जी खाना ऑर्डर करता है और अब 20 मिनट में खाना विंग के घर डिलीवर होता है। उसके बाद वांग जी प्लेट में खाना निकालता है और अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगता है, जो देखकर विंग कहता है, सर देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरे काफ़ी नखरे हैं, क्या आप उन्हें संभाल पाओगे? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं सब संभाल लूँगा। विंग कहता है, ओके, और वो वांग जी के हाथ में खाना खा लेता है, वांग जी के हाथ से खाना खा लेता है। अब कुछ देर बाद वांग जी विंग को खाना खिलाकर वापस अपने घर आ जाता है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग कांसा सेरेन का कॉल आता है, जो विंग को पूछती है कि वो कैसा है। विंग भी जवाब देता है कि वो अच्छा है, और आप लोग कैसे हैं, अब आएंगे, कब आएंगे? जहाँ कांसा सेरेन बताती है कि उन्हें 2
2 दिन और रुकना होगा। वो क्या है ना, अंकल को डैड से कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है ओके मॉम, नो प्रॉब्लम, आपका जब समय लगे आप आ जाना, और हाँ मेरी चिंता मत करना। कांसा सेरेन कहती है ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, लव यू बेटा। विंग भी जवाब देता है लव यू टू मॉम। तभी जी विंग को कॉल करता है। विंग वांग जी का फ़ोन पिक करते हुए हेलो कहता है। तभी दूसरी तरफ से वांग जी की आवाज़ आती है, क्या तुम रेडी हो? विंग कहता है जी। वांग जी कहता है ओके फिर बाहर आओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग घर से बाहर निकलता है और सीधा गाड़ी में बैठकर कहता है आप बताइए सर कहाँ जाना है? वांग जी कहता है हमारी पहली डेट है, तो तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? विंग कहता है मुझे ना समंदर पसंद है, तो क्या हम लोग बीच पर चले? वांग जी कहता है ओके। उसके बाद दोनों बीच की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वो सुबह सुबह बीच का आनंद लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन कभी इधर कभी उधर घूमते हैं, और फिर शाम होते होते वांग जी को विंग की कंपनी और विंग को वांग जी की कंपनी पसंद आने लगती है। साथ ही विंग आज पूरा दिन वांग जी से ये कहे जा रहा था कि उसे ये पसंद है, उसे ये करना है, उसके लिए वांग जी ने एक बार भी विंग को मना नहीं किया, बल्कि जो चीज़ विंग को पसंद थी वांग जी ने उस चीज़ वही चीज़ किए जा रहा था। और ये देखकर विंग काफ़ी खुश था। साथ ही वो समझ चुका था कि अगर उसके मॉम डैड के बाद अगर कोई उसके नखरे उठा सकता है तो वो केवल वांग जी है। मगर इतनी जल्दी विंग वांग जी को नहीं बताना चाहता था कि उसको वांग जी का साथ पसंद आ रहा है। और अब उनके डेट के साथ साथ रोमांस कॉलेज में भी चल रहा था। अब नेक्स्ट डे विंग के मॉम डैड वापस आ जाते हैं, जहां वो अपने बच्चे को हैप्पी देखकर काफ़ी खुश थे। वहीं विंग भी अपने मॉम डैड को देखकर काफ़ी हैप्पी था। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है और वो अपने मॉम डैड से एक्सक्यूज करके साइड में चला जाता है, जहां वो फ़ोन उठाते हुए कहता है हाँ जी कहिए सर। तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ हो ना। तभी विंग कहता है सॉरी सर, पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे मॉम डैड आ गए। वांग जी शॉक होकर कहता है क्या, अब तुम मेरे घर कैसे आओगे? विंग कहता है बाद में बताऊंगा। उसके बाद विंग वांग जी का फ़ोन रख देता है और आकर अपने मॉम डैड के साथ बैठ जाता है। और अब समय बीतता है, जहां शुरू के 2-3 दिन विंग और वांग जी 24 घंटे साथ में थे, वहीं अब वो दोनों बस कॉलेज में मिलते थे या फिर जब विंग वांग जी को टिफ़िन देने जाता था वो दोनों एक दूसरे को हक करते थे, किस करते थे, लेकिन वो लोग इंटीमेट नहीं होते थे। अब ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था, जहां अब हम देखते हैं कि आज विंग जैसे ही सुबह सुबह उठा उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और अपने कॉलेज के लिए निकल रहा था। तभी कांसा सेरेन कहती है कहाँ जा रहे हो बेटा? विंग कहता है मॉम कॉलेज जा रहा हूँ। तभी कांसा सेरेन कहती है विंग आज कॉलेज स्किप कर दो, कॉलेज रहने दो। विंग पूछता है क्यों मॉम? कांसा सेरेन कहती है वो क्या है ना बेटा, आज यानचेन आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे लेने एयरपोर्ट जाओ। वैसे भी डैड ऑफिस चले गए हैं, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम एयरपोर्ट जाओ और उसे लेकर आओ। विंग कहता है पर मॉम मैं क्यों, क्या वो खुद नहीं आ सकता? कांसा सेरेन कहती है बेटा तुम नहीं जानते, मगर वो चाइना में नहीं रहता बल्कि अमेरिका में रहता है, और वो अमेरिका से सीधा यहीं आ रहा है। विंग पूछता है क्यों? कांसा सेरेन कहती है आहो कितने सवाल पूछते हो, अभी जाओ और उसे लेकर आओ, बाद में बताऊंगी। विंग कहता है जी मॉम। उसके बाद विंग वांग जी को मैसेज करके बताता है कि वो आज कॉलेज नहीं आ पाएगा, वो एयरपोर्ट जा रहा है किसी को रिसीव करने। और फिर घर से बाहर आता है, टैक्सी लेता है और एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां अभी अभी अमेरिका की फ़्लाइट लैंड हुई थी। विंग एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर जियान चेन को ही देख रहा था। वही जियान चेन विंग को पहचानता था। वो विंग के पास आकर कहता है हाय विंग। तभी विंग भी जियान चेन को देखता है। वही जियान चेन कहता है विंग मैं जियान चेन। अब विंग कहता है ओ जियान चेन। वही जियान चेन विंग को हक करता है और कहता है तुम कैसे हो विंग? विंग कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर आप बताओ, तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग कहता है मैं भी अच्छा हूँ। उसके बाद दोनों टैक्सी में बैठते हैं और घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ आते ही जैसे ही जियान चेन कांसा सेरेन से मिलता है, वो कांसा सेरेन को ग्रीट करता है। उसके बाद कांसा सेरेन जियान चेन से उसका हाल चाल पूछती है और उसे ब्रेकफास्ट करने को भी कहती है ताकि वो कुछ खा पी ले। वहीं विंग अपने कमरे में जाकर वांग जी से चैट पर बात करने लगता है।
इधर जियान चेन ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद कांसा सेरेन से पूछता है कि विंग का कमरा कौन सा है। कांसा सेरेन जियान चेन को विंग का कमरा दिखा देती है। जियान चेन भी विंग के रूम के बाहर आ जाता है और डोर पर नॉक करता है। तभी विंग अपना फ़ोन बंद करके कहता है, कौन? जियान चेन कहता है, विंग में हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ हाँ प्लीज़ कम। तभी चेन अंदर आते हुए विंग से पूछता है कि वो क्या कर रहा था। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी चेन कहता है, ओ किससे बात कर चल रही थी? बॉयफ्रेंड से। विंग कहता है, अरे नहीं। चेन पूछता है, वैसे तुम कॉलेज में हो ना? विंग हाँ करता है। तभी चेन पूछता है, तुम्हारा मेजर क्या है? विंग जवाब देता है, बिजनेस। चेन कहता है, ओके, और तुम्हारे फ्रेंड कौन कौन है? विंग बताता है कि उसके फ्रेंड न्यू सेंस चेन और बेनिंग है। इसी तरह चेन विंग से पूछता है कि क्या वो मूवी देखने जाता है। विंग मना करता है। क्लब विंग फिर मना करता है। चेन कहता है, तो क्या आज शाम को वो मेरे साथ मूवी देखने चलना चाहता है? अगर उसकी इच्छा हो तो, और अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम अपने फ्रेंड को भी साथ ले जा सकते हो। विंग को सोचता है और फिर चेन को जवाब देता है, ओके, मैं अपने फ्रेंड को मैसेज कर देता हूँ। चेन कहता है, हाँ, और उनसे ये भी कहना कि हम मूवी के बाद क्लब चलने वाले हैं। तभी विंग कहता है, क्लब? मगर मॉम डैड नहीं जाने देंगे। चेन कहता है, उनसे मैं बात कर लूँगा। विंग कहता है, ओके। उसके बाद चेन विंग के कमरे से नीचे आ जाता है और कांसा सेरेन से कहता है, आंटी, क्या मैं विंग को अपने साथ मूवी देखने ले जाऊँ? साथ ही वहाँ से क्लब? कांसा सेरेन हिचकिचाते हुए कहती है, बेटा क्लब? तभी चेन कहता है, आंटी टेंशन मत लीजिए, मैं विंग का पूरा ध्यान रखूँगा, और वैसे भी मैं उसे अकेले नहीं ले जा रहा, उसके फ्रेंड भी आ रहे हैं। वो क्या है ना, मैं विंग को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। कांसा सेरेन कहती है, ओके बेटा। तभी चेन कहता है, वैसे आंटी मुझे विंग पसंद है, अब बस वो मुझे पसंद कर ले तो फिर मैं विंग से शादी कर लूँगा और आपके प्रिंस को अपने साथ अमेरिका ले जाऊँगा। तभी कांसा सेरेन कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर जब विंग तुम्हें हाँ कहेगा। वैसे बेटा मैंने तुम्हारे मॉम डैड से कहा है, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो फिर हम तुम दोनों की मैरिज करवा देंगे, और अगर उसके दिल में कोई और होगा तो हम अपने बेटे की खुशी में ही खुश है। चेन कहता है, मैं जानता हूँ आंटी, और मैं भी ये नहीं चाहता कि विंग प्यार किसी और से करे और शादी मुझसे, इसलिए तो मैंने पहले विंग को जानने को, उसको समझने का फैसला किया है। वैसे आंटी मैं काफ़ी थक गया हूँ तो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। कांसा सेरेन कहती है, ओके। उसके बाद जियान चेन अपने कमरे में आ जाता है। जहाँ आते ही वो अपने डैड को कॉल करता है और बताता है कि वो इस समय आपके दोस्त के घर पर है और आपके फ्रेंड का बेटा काफ़ी क्यूट है। जियान फेमियान कहता है, क्या तुम्हारी उससे दोस्ती हुई? चेन कहता है, नहीं डैड, अभी तक तो नहीं, और वैसे भी मैं उससे दोस्ती नहीं बल्कि उससे शादी करने आया हूँ। जियान फेमियान कहता है, हाँ मैं भी उसे अपने घर में ही चाहता हूँ। चेन कहता है, ओके डैड, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे आराम करना है। जियान फेमियान कहता है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ विंग वांग जी को भी मैसेज करके बता देता है कि वो लोग शाम को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो शाम को मूवी देखने जा रहा है। वांग जी कहता है, नहीं विंग, दिस इज़ नॉट फेयर। अरे यार, अभी तो हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अभी तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं मेरे प्रोफेसर, मैं आपसे दूर नहीं भाग रहा, बल्कि डैड के फ्रेंड का बेटा आया है, इसलिए उसे भी थोड़ा टाइम देना होगा ना, वरना वो बोर हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है, वैसे उसे थोड़ा ही टाइम देना, हाँ, पूरा नहीं। विंग कहता है, क्या आप जेलस हो रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं तो किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? विंग कहता है, आपकी बातों से लग रहा है। वांग जी कहता है, तुम्हें तो ऐसा ही लगता है ना। वैसे विंग कैसा होगा जो मैं रात को खिड़की के रास्ते तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी एज देखा है? इस एज में अगर आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी ना तो फिर देखना। वांग जी कहता है, अरे यार कुछ नहीं होगा, वैसे भी मेरे पास एक आइडिया है, तुम केवल अपनी खिड़की खोल के रखना। विंग कहता है, ओके, और फिर फ़ोन रख देता है। और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ विंग और चेन जैसे ही मूवी थिएटर पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से विंग के दोस्त थे जिन्होंने पहले से ही टिकट पॉपकॉर्न वगैरह लेकर रखे हुए थे। अब वो लोग मूवी देखते हैं। जहाँ विंग का ध्यान तो मूवी पर था मगर हमारे जियान चेन की नज़र केवल विंग पर थी। वो यही देख रहा था कि मूवी देखते देखते कैसे विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। उसके बाद वो लोग क्लब चले जाते हैं। वहीं हमारा वांग जी पहले से क्लब में था। तभी वो विंग को देखता है। साथ ही विंग का हाथ जब वो चेन के हाथ में देखता है तो वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है। साथ ही वो अपनी मुट्ठियाँ बीचते हुए
केवल और केवल विंग को ही देखे जा रहा था। उसे काफ़ी जेलसी हो रही थी। ये चीज़ जब वांग जी के फ्रेंड नोटिस करते हैं तो वो वांग जी से पूछते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है कुछ नहीं। तभी श्रेयान कहता है, क्या तुम उस पर्सन को देख रहे हो? वांग जी कहता है तभी वांग जी श्रेयान से कहता है, श्रेयान जरा पता तो करना वो पर्सन कौन है। तभी श्रेयान कहता है, इसमें पता करने वाली क्या बात है वांग जी, मैं उस पर्सन को अच्छे से जानता हूँ, रुको मैं उसे बुलाता हूँ। ये कहकर श्रेयान अपना फ़ोन निकालता है और चैन को कॉल करता है। चैन अपना फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। तभी श्रेयान कहता है, कैसे हो चैन? चैन कन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या इतनी जल्दी दोस्तों कन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या इतनी जल्दी दोस्तों को भूल गया? चैन कहता है श्रेयान कहता है, हाँ यार। तभी चैन कहता है, अरे यार कहाँ है तू, कैसा है? श्रेयान कहता है, मैं बस यहीं, और मैं ठीक हूँ। तभी चैन कहता है, यहाँ कहाँ? श्रेयान कहता है, ठीक तेरे सामने जो केबिन है वहीं। चैन कहता है, केबिन? उसके बाद चैन सामने की तरफ देखता है और श्रेयान को पहचानते हुए हाथ हिलाता है। श्रेयान कहता है, आना यार। चैन कहता है, नहीं यार मेरे साथ मेरे कुछ गेस्ट हैं। श्रेयान कहता है, अरे यार उन्हें भी ले आना, वैसे भी तुम्हारे गेस्ट मेरे गेस्ट, आना अंदर आ। चैन कहता है, एक मिनट। फिर वो विंग से पूछता है, विंग मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया और वो मुझे बुला रहा है, तो क्या हम लोग चले? विंग कहता है, ऑफकोर्स चलो, वैसे भी काफ़ी सालों बाद मिल रहे होंगे ना। चैन कहता है, हाँ। विंग कहता है, फिर चलो। चैन कहता है, ओके श्रेयान हम लोग आ रहे हैं। इधर ये सब लोग उठकर उस केबिन की तरफ जाते हैं जहाँ चैन तो श्रेयान को हक कर लेता है। तभी विंग न्यू शेरशाह शिनचैन वेनिंग ये चारों वहाँ वांग जी को देखकर शॉक। तभी सब वांग जी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहते हैं। तभी चैन विंग से पूछता है, विंग क्या तुम इन्हें जानते हो? विंग कहता है, हाँ चैन, दरअसल ये हमारे प्रोफेसर है। तभी श्रेयान कहता है, अरे घबराओ मत, ये तुम्हारा प्रोफेसर कॉलेज में है, यहाँ नहीं, यहाँ ये हमारा फ्रेंड है। आओ चैन मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। चैन कहता हूँ। श्रेयान कहता है, ये है लैन वांग जी, ये सॉन्ग लेन। चैन उन दोनों से हैंडशेक करता है। तभी चैन कहता है, हेलो मेरा नाम चैन है, और वैसे आप तो इन सबको जानते हैं, फिर भी ये विंग है और ये विंग के फ्रेंड्स हैं न्यूसेन, शिनचैन और वेनिंग। बाकी सभी श्रेयान और सोंगलेन को हाय हेलो करते हैं। वहीं वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। तभी श्रेयान कहता है, अरे यार खड़े क्यों हो, बैठो सबके सब। इधर श्रेयान चैन को लेकर अपने पास बैठ जाता है। उधर विंग को न चाहते हुए भी वांग जी के बगल में बैठना पड़ता है। फिर विंग के बगल में न्यू सेन, शाओ शिनचैन एंड लास्ट में वेनिंग। उसके बाद श्रेयान वहाँ पर वेटर को बुलाता है, सबके लिए ड्रिंक का ऑर्डर देता है। अब वो सभी लोग बात करने लगते हैं। वहीं वांग जी विंग को मैसेज करता है, विंग ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम मूवी देखने जा रहे हो, फिर यहाँ वो भी इसके साथ में। इधर विंग मैसेज का जवाब देता है, अरे यार मुझे नहीं पता था कि ये सच में यहाँ आएगा। वांग जी कहता है, तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर पे बताता हूँ। इधर वो लोग जब बातें करने के लिए बैठ जाते हैं तब वो पूरी तरह खो जाते हैं। इधर अब विंग और विंग के फ्रेंड बोर होने लगे थे। तभी विंग कहता है, चैन क्या अब हम लोग चले? वो क्या है ना, रात काफ़ी हो गई और मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। तभी श्रेयान कहता है, अरे चैन मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो क्यों ना हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू रखें। और वांग जी तुम्हें भी कॉलेज जाना होगा ना, तो क्या तुम आज अपने स्टूडेंट को घर छोड़ सकते हो? वो क्या है ना, मैं चैन से इतने दिनों बाद मिला हूँ, तो मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। क्यों चैन तुम रुक रहे हो ना? तभी चैन कुछ कहने वाला था मगर विंग बीच में कहता है, कोई नहीं चैन तुम रुक जाओ, वैसे भी हम लोग चले जाएंगे। चैन कहता है, पक्का ना? विंग कहता है, हाँ हाँ तुम बैठो, और जब तक इच्छा हो तब तक बैठो। चैन कहता है, ओके। फिर वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ विंग को आराम से छोड़ देना। हाँ वो क्या है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनकर तो वांग जी को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है, ठीक है मिस्टर जियान। उसके बाद ये पांचों लोग बाहर आते हैं जहाँ न्यूसेन को पता था कि वांग जी विंग का नेबर है, इसलिए न्यूसेन विंग और वांग जी से कहता है, सर आप लोग जाइए, हम लोग टैक्सी लेकर चले जाएंगे। वांग जी कहता है, पक्का ना? न्यूसेन कहता है, हाँ हाँ सर पक्का, और विंग को आप छोड़ दीजिए। वांग जी हूँ कहता है। उसके बाद न्यूसेन टैक्सी रोकता है। वहीं वांग जी टैक्सी की पेमेंट करते हुए कहता है, इन सबको आराम से इनके घर छोड़ देना। और ड्राइवर कहता है, जी सर। और अब उनके जाने के बाद वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, गाड़ी में बैठो। विंग चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। इधर वांग जी भी गाड़ी में बैठता है और विंग की सीट बेल्ट लगाता है
और इतनी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाता है कि विंग को वॉमिटिंग होने वाली थी। तभी विंग कहता है, वांग जी रुको, पागल हो गए हो, और गाड़ी से बाहर आकर वॉमिटिंग करता है। अब वांग जी विंग के लिए वरीड होते हुए उसकी बैग को सहलाने लगता है। तभी विंग वांग जी का हाथ साइड करते हुए कहता है, वांग जी ये सब क्या था? तभी वांग जी कहता है, विंग तुम ये बताओ ये सब क्या था, और वो कौन था जिसने ये कहा कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? विंग कहता है, वांग जी मैंने बताया ना, वो मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है और वो हमें अपने रिस्क पर यहाँ लाया था, शायद इसीलिए उसने ये बोला। तभी वांग जी विंग को हक करते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता विंग, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। वांग जी को इस तरह देख विंग खुद को काम डाउन करता है और फिर वांग जी के फेस को अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं भी वांग जी, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और यकीन मानो हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, समझे, क्योंकि विंग तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। इतना सुना हुआ ही था कि वांग जी विंग को किस करने के लिए बढ़ता है। तभी विंग को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर वांग जी विंग से पूछता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ, शायद गाड़ी भगाने के चक्कर में मुझे वॉमिटिंग हो रही है। वहीं विंग वॉमिटिंग करते करते अचानक बेहोश हो जाता है। ये देखकर वांग जी विंग को आवाज़ लगाता है, मगर विंग जब कोई जवाब नहीं देता तो उसके बाद वांग जी विंग को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है और आधे घंटे के अंदर डॉक्टर से कहता है कि उसे ये बताइए कि विंग बेहोश क्यों हो गया है। डॉक्टर वांग जी की इतने डार्क ऑरा देखकर कहते हैं, जी अभी बताता हूँ, और फिर वो फटाफट विंग को चेकअप करते हैं और वांग जी को बताते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वांग जी शॉक और कहता है, क्या? डॉक्टर कहता है, हाँ ये प्रेग्नेंट है और अभी फ़िलहाल इन्हें आराम करने दे और कल इन्हें यहाँ लाकर गायनियोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, क्योंकि अच्छे से वही बता पाएंगी। वांग जी कहता है, जी। उसके बाद वांग जी विंग को कार में लाता है और अब विंग को प्यार से बिठाने के बाद खुद भी गाड़ी में बैठते हुए कहता है, क्या विंग सच में प्रेग्नेंट है? इसका मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ। और वांग जी बहुत ही हैप्पी हो जाता है और अब वो विंग की तरफ देखता है जो अभी भी बेहोश था। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके लिप्स पर भी एक छोटा सा पैक करता है। उसके बाद आराम से गाड़ी चलाकर घर आता है और अब विंग को जगाते हुए कहता है, विंग उठो, तुम्हारा घर आ गया। विंग भी उठकर बैठता है और पूछता है, क्या हम आ गए? वांग जी कहता है, हाँ विंग। तभी विंग टाइम देखता है और वांग जी से पूछता है, वांग जी हम इतना लेट क्यों पहुँचे? वांग जी कहता है, विंग तुम बेहोश हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था। विंग शॉक होकर पूछता है, हॉस्पिटल? वांग जी कहता है, हाँ हॉस्पिटल, और मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग शॉक होकर पूछता है, प्रेग्नेंट? वांग जी कहता है, हाँ प्रेग्नेंट, और हाँ कल तुम और मैं फिर से हॉस्पिटल जाएंगे, अच्छे से चेकअप करवाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे डैड से हमारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ, इसलिए अब घर जाओ और अच्छे से आराम करो और कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? विंग अपना सिर हमें हिलाता है। उसके बाद वो अपने कमरे का लॉक खोलता है और अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन अब विंग की नींद जा चुकी थी। वो अपने कमरे में आकर खुद को देखता है और अपने बेली को छूते हुए कहता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? सच्ची में क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? और अब वो बेड पर लेटकर उस रात के बारे में सोचने लगता है। इधर वांग जी भी अपने कमरे में जाता है और वो भी ये सोच के बहुत हैप्पी था कि वो डैड बनने वाला है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जैसे ही कॉलेज के लिए निकलता है, वहीं रास्ते में वांग जी खड़ा था और वो विंग को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी अच्छे से जांच हो जाती है और विंग को पता चलता है कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। वही वांग जी कहता है, बस विंग अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं आज ही अभी तुम्हारे मॉम डैड से बात करने वाला हूँ और जल्दी ही तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी केयर अच्छे से कर सकूँ। विंग भी इस बात को मान जाता है और वो हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग अपने मॉम को कॉल करता है और अपने मॉम से कहता है, मॉम मुझे आपसे और डैड से बात करनी है, प्लीज़ डैड को कहना घर पर रहे। कांसा सरन घबराते हुए कहती है, विंग क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? विंग कहता है, हाँ मॉम घर पर रहो, मैं घर पहुंच रहा हूँ, मैं आपको घर पर आकर बताता हूँ। अब कुछ देर बाद विंग और वांग जी घर पहुँचते हैं, जहाँ दोनों आते ही अपने मॉम डैड के सामने नील डाउन होकर बैठ जाते हैं। तभी कांसा सरन कहती है, विंग क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तभी विंग कहता है, मॉम मैं अपने प्रोफेसर से प्यार करता हूँ
और वो भी मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर बीचान से कहता है, विंग ये क्या बकवास कर रहे हो, और ये क्या तुम वांग जी से प्यार करते हो? विंग तुम जानते भी हो ना वांग जी तुमसे एज में बड़ा है। विंग कहता है, हाँ डैड मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ और बेहद प्यार करता हूँ, और हाँ मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो विंग के मॉम डैड शौक तभी बीचान से उठता है और वांग जी का गला पकड़कर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, वांग जी तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया, तुमने मेरे बच्चे के साथ छी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तभी विंग कहता है, डैड ये जो कुछ भी हुआ हमारी मर्जी से हुआ है, इसलिए आपको कोई हक नहीं है कि आप अकेले वांग जी को सज़ा दो। आपको सज़ा देनी है तो हम दोनों को दीजिए, क्योंकि गलती हम दोनों से हुई है। बीचान से कहता है, हाँ सही कहा तुमने, और वो विंग को जोर से धक्का मारते हैं जिसके कारण विंग गिरने वाला था। तभी चैन विंग को संभाल लेता है। वहीं बीचान से विंग को कहते हैं, निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तभी चैन कहता है, अंकल, लेकिन बीचान से चैन को भी चुप करा देता है। वहीं बीचान से विंग और वांग जी का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है, जो देखकर विंग काफ़ी रोता है। वहीं वांग जी विंग से कहता है, विंग उन्हें कुछ टाइम दो, वो मान जाएंगे। विंग रोते हुए कहता है, वांग जी तुमने देखा डैड ने एक पल में मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। वांग जी एक पल में। वांग जी कहता है, कोई नहीं विंग, अभी वो नाराज़ है, तुम चिंता मत करो, हम उन्हें समझाएंगे और देखना वो एक दिन मान जाएंगे। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग को अपने घर ले जाता है, जहां आज के दिन तो विंग और वांग जी के लिए काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन नेक्स्ट डे ही हम देखते हैं वांग जी के घर के बाहर बहुत सारे गाड़ी आई थी, और वो उन गाड़ियों में से एक गाड़ी से हमारा लैन कुरेन साथ ही लैन से चैन उतरता है, और बहुत सारे सर्वेंट भी। अब वो लोग वांग जी के घर का डोरबेल रिंग करता है। अब जैसे ही वांग जी गेट ओपन करता है तो सामने अपने अंकल और भाई को देखकर शौक तभी सिचेन कहता है, कैसे हो वांग जी? वांग जी अब होश में आता है और अब वो कहता है, अंकल गगा आप दोनों यहाँ। तभी वांग जी वो करके अंकल को ग्रीट करता है। उसके बाद अंकल वांग जी से कहता है, नालायक अब यहीं खड़ा रखेगा कि हमें अंदर भी आने देगा? तभी वांग जी कहता है, सॉरी अंकल, और वो गेट छोड़ देता है। अब अंकल अंदर आते हुए वांग जी से पूछते हैं कि उसका सनीलो कहाँ है। तभी विंग भी ऊपर से आता है, जिसे देखते ही कुरेन कहता है, वाओ ब्यूटीफुल, वैसे नालायक तुझे ये कहाँ मिल गया? तभी वांग जी कहता है, अंकल ये विंग है और ये सामने वाले घर में रहता था, मगर अब ये मेरे साथ है। तभी अंकल कहता है, नालायक अब ये तुम्हारा ओमेगा है तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना? तभी विंग वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी ये कौन है? तभी कुरेन कहता है, विंग बच्चे इधर आओ, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। विंग घबराते हुए अंकल के पास जाते हैं और उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग मैं इस नालायक का अंकल हूँ, लैन कुरेन, और ये इसका बड़ा भाई लैन सिचेन। विंग जैसे ही ये सुनता है वो दोनों को बो करता है। वहीं कुरेन विंग से कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम हमें कितनी बड़ी खुशी दे रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ, और हाँ मेरी तरफ से हमारे इस नए सदस्य के लिए एक छोटा सा तोहफा। तभी कुरेन सभी सर्वेंट को अंदर बुलाता है, जिनके हाथ में एक एक थाल थी, उनमें सोना चांदी रत्न, यहाँ तक कि विंग के लिए वेडिंग ड्रेस, साथ ही कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स और ढेर सारी गाड़ियों की चाबी थी। तभी विंग वो सब देखकर कहता है, अंकल ये सब क्या है? तभी कुरेन कहता है, बेटा ये सब छोटा सा उपहार है तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले इस छोटे से नन्हे मेहमान के लिए। साथ ही ये सारी सर्वेंट आज से यहीं रहेंगी, ये तुम्हारा हर काम करेंगी। तभी विंग कहता है, अंकल माफ़ करना, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे केवल आप लोगों का प्यार और ब्लेसिंग चाहिए। जो सुनकर कुरेन कहता है, बेटा वो तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा। इतना कहने के बाद वो सब लोग बैठते हैं, जहाँ विंग अपने हाथों से टी बनाकर अंकल कुरेन को और सिचेन को सर्व करता है। उसके बाद कुरेन विंग से कहता है, विंग क्या बात है, तुम सैड लग रहे हो? तभी वांग जी कहता है, नहीं अंकल, वो क्या है ना, विंग अपने मॉम डैड को मिस कर रहा है, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया ना। कुरेन कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी, पर तुम चिंता मत करो, बीचान से जल्दी ही मान जाएगा। तभी विंग कहता है, क्या आप डैड को जानते हो? कुरेन कहता है, हाँ मैं सबको जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। विंग पूछता है, ऐसा क्या है अंकल जो मैं नहीं जानता? कुरेन कहता है, विंग दरअसल तुम्हारे डैड तुमसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शादी जियान चैन के साथ करने का वादा किया था, लेकिन तुमने चैन को छोड़कर वांग जी को चुना।
इसलिए वो नाराज़ है, पर तुम फिक्र मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे वांग जी, मुझे ये बताओ, क्या तुम अभी भी यहाँ प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हो या फिर अपनी कंपनी संभालना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, अंकल अब मैं कंपनी संभालूंगा, क्योंकि मैंने विंग से वादा किया था। मैं उससे शादी तब करूँगा जब मैं प्रोफेसर की जॉब छोड़ दूँगा। कुरैन कहता है, और घर तुम यहाँ रहना चाहते हो या फिर मेंशन में? वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं और विंग यहीं रहना चाहता है। वैसे भी इस घर में मॉम की यादें बसी है, मैं उन्हीं यादों के साथ रहना चाहता हूँ। और वैसे भी अभी हमें विंग के मॉम डैड को मनाना है। कुरैन कहता है, ठीक है वांग जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा वैसे अब हम चलते हैं, लेकिन विंग को घर जरूर लाना। वांग जी कहता है, जी अंकल। उसके बाद कुरैन और सिचेन वहाँ से चले जाते। वहीं वांग जी ने 2 ही सर्वेंट रखे और बाकियों को वापस भेज दिया था। वहीं अब विंग वांग जी से पूछता है कि वांग जी, क्या ये मॉम का घर है? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर इस बारे में तुमने बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। खैर वो सब छोड़ो और चलो आराम करो। विंग कहता है, नहीं वांग जी, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, ओके फिर तुम आराम करो, मुझे कॉलेज में कुछ काम है, मैं वो ख़त्म करके आता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है। वहीं विंग वांग जी को बाहर कार तक छोड़ने भी आता है, जहाँ विंग अपने घर की तरफ देखकर थोड़ा सेट हो जाता है। वहीं वांग जी जब ये देखता है तो वो विंग को कंसोल करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा वांग जी। विंग भी वांग जी की तरफ मुँह करके कहता है, हाँ, और फिर अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज निकल जाता है। इधर कांसा सेरेन अपने कमरे में की खिड़की से ये नज़ारा देख रही थी। वो बहुत हैप्पी थी कि उसके बच्चे को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, क्योंकि कांसा सेरेन वांग जी को अच्छे से समझ चुकी थी, और ये भी कि वांग जी जिस किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा, वो ओमेगा वहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। और अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ वांग जी विंग की अच्छी तरह केयर करता था, विंग को हमेशा खुश रखता था। वहीं जब विंग का बेली बम दिखने लगा था, तब वो विंग को एक्सरसाइज कराता था। मतलब इतना प्यार करता था कि विंग को ये लगता था कि जैसे वो सच में कोई प्रिंसेस हो। वहीं अब हम देखते हैं 9 मंथ पूरे हो चुके थे, जहां वांग जी अब 24 घंटे विंग के पास ही रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अब बेबी किसी भी समय आ सकता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो कमरे में बैठकर बुक पढ़ रहा था। तभी उसे लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, माँ। इधर कांसेस रेन जो नाइट में डिशेज साफ कर रही थी, अचानक उसके हाथ से बाउल छूट जाता है और वो घबराकर बाहर आती है। जो देखती है वांग जी के घर के बाहर एम्बुलेंस आई है और उस एम्बुलेंस में विंग और वांग जी बैठे हैं। ये देखकर वो घबरा कर वहाँ पर आती है और सर्वेंट से पूछती है कि क्या हुआ, वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी सर्वेंट बताती है, कम मास्टर को लीवर पेन स्टार्ट हो गया है, इसलिए सर उन्हें अपने हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सर ने उनके लिए बाहर से बेस्ट डॉक्टर की टीम बुलाई है। ये सुनकर अब कांसा सेरेन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने घर में आकर अपने हस्बैंड से कहती है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, हमारे बच्चे को लीवर पेन स्टार्ट हो गया है। वी चांद से चलो ना प्लीज़, विंग के पास वांग जी के अलावा कोई नहीं है, वो हमारे बच्चे को कैसे संभालेगा। प्लीज़ वी चांद से इतना कठोर मत बनो। सोचो अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम ज़िंदगी भर अपने आप को कोसोगे, इसलिए प्लीज़ भी चलो ना। कांसा सेरेन की बात सुनकर वी चांसे के दिल में भी अपने बच्चे को लेकर एक दर्द होने लगा और वो सोचता है, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। और वो कांसा सेरेन से कहता है, हाँ कांसा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। कांसा सेरेन कहती है, ठीक है। और फिर कांसा सेरेन और वी चांसे दोनों निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें ये तो नहीं पता था कि वांग जी विंग को कौन से हॉस्पिटल ले गया। इसलिए वी चांसे कांसा सेरेन से कहता है कि वो विंग के नंबर पर डायल करके कांसा सेरेन विंग के नंबर पर डायल करें। कांसा सेरेन वैसे ही करती है। इधर वांग जी विंग का फ़ोन देखता है और फ़ोन उठाकर हेलो कहता है। तभी दूसरी तरफ से कांसा सेरेन वांग जी से पूछती है कि विंग कैसा है और तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो, जहां वांग जी कांसा सेरेन को बता देता है कि वो लेंस हॉस्पिटल में है। कांसा सेरेन कहती है, ओके हम अभी आते हैं, और फिर वो फ़ोन रख देती है। इधर वांग जी जो काफ़ी घबराया हुआ था, वो हॉस्पिटल में इधर उधर टहल रहा था और आते जाते डॉक्टर नर्स से पूछ रहा था कि उसका हस्बैंड ठीक तो है ना। सभी वांग जी को समझाते हैं कि वो टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वांग जी तो बस
हर एक सेकंड प्रे ही कर रहा था कि सब ठीक हो। तभी हम देखते हैं अंदर से एक नर्स आती है और वो वांग जी को आवाज़ लगाकर कहती है, मिस्टर लैन। वांग जी घबराते हुए कहता है, जी सिस्टर। तभी नर्स कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, बेबी बॉय हुआ है। वांग जी ये सुनकर नर्स से थैंक यू कहता है और फिर विंग के बारे में पूछता है। नर्स कहती है, वो भी ठीक है, बस कुछ देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वांग जी ये सुनकर एक राहत की सांस लेता है, मगर फिर वो हैप्पी होते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मैं डैड बन गया, मैं डैड बन गया। तभी कांसा सेरेन वहाँ पर आती है। वांग जी एकदम से कांसा सेरेन को हक करता है और कहता है, आंटी आपने सुना, मैं डैड बन गया, बेबी बॉय आया है। कांसा सेरेन भी ये सुनकर वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वहीं अब वांग जी को एहसास होता है तो वो अपनी एक्साइटमेंट को कम करते हुए वी चांसी की तरफ देखता है, जहाँ वी चांसे वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन वांग जी। अब वांग जी भी वी चांसे को हक करता है और कहता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू। उसके बाद तो भाई वांग जी विंग को लैन मेंशन ले जाता है, जहाँ विंग के पेरेंट्स भी विंग के साथ ही थे, क्योंकि कुरेन ने साफ साफ वांग जी से कहा था कि विंग जब भी डिस्चार्ज होगा वो बेबी को लेकर पहले अपने मेंशन आएगा, उसके बाद ही तुम्हारे साथ जाएगा। और हाँ, वो वांग जी की मैरिज भी वहीं करवाना चाहते थे। इसलिए जब विंग अपने मॉम डैड के साथ लैन मेंशन आता है तो वो वांग जी का मेंशन देखकर शौक, क्योंकि वांग जी का मेंशन काफ़ी बड़ा था, जहाँ चारों तरफ गार्ड तैनात थे। साथ ही घर में बहुत सारे सर्वेंट जो कि विंग के सामने बो करके उनका स्वागत कर रहे थे। वहीं कुरेन ने अपने ग्रैंडसन के घर आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। साथ ही वो बेबी का नेम सेरेमनी भी करना चाहते थे, इसलिए शहर के सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन पार्टी में पहुंचे थे। साथ ही वो बेबी के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लेकर आए थे और बेबी को अपना ब्लेसिंग भी दे रहे थे। उसके बाद बेबी का नाम रखा जाता है, जहां कुरेन बेबी को गोद में लेकर कहता है, आज से हमारे नन्हे राजकुमार का नाम लैन आयुआन होगा। उसके बाद जब पार्टी ओवर होती है तब कुरेन विंग के मॉम डैड से मिलता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन दोनों बच्चों को एक साथ एक होने की परमिशन दे, जो सुनकर वी चांस से भी मना नहीं कर पाता, इसलिए वो मान जाते हैं। और अब 1 महीने बाद दोनों की शादी का फैसला किया जाता है और तब तक वी चांसे और कांसा सेरेन को वहीं रुकने को बोल दिया जाता है, जिसमें वी चांसे तो मना करता है क्योंकि उसे अपना काम था, मगर कांसा सेरेन लैंड हाउस में ही रुक जाती है। वहीं अब कांसा सेरेन विंग को भी बच्चे संभालने का तरीका बता रही थी, लेकिन विंग मना करते हुए कहता है, नहीं, मेरा काम बच्चे को बर्थ देना था और अब सारी जिम्मेदारी उसके प्रोफेसर, उसके हस्बैंड या फिर यूँ कहो तो उसके नेवर की है। जो सुनते ही वहाँ पर हंसी मजाक होने लगता है। वहीं वांग जी भी विंग की हर बात को मान रहा था, क्योंकि हमारा वांग जी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अब वो चाहे डे में हो या फिर नाइट में बेड पर वहीं विंग तो बस जब भी वांग जी के साथ बेड पर होता था वांग जी को उल्टा सीधा बोलता ही रहता था। वहीं हमारा वांग जी बस विंग को झटके पे झटके देकर अपने प्यार को बयां करता था। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, अब आपसे कल मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ गाइस, इसमें काफ़ी लोगों की भूमिका छूट गई है, तो मैं उनके लिए एक अलग सा पार्ट बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय।